नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609723860897442 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है और ये हमारा प्रीलिम्स जो आपका अप्रैल में होने वाला है उसके लिए फुल मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। पूरे 150 क्वेश्चन हम इसमें से करेंगे। सीरीज बाइलिंगुअल में रहने वाली है। और चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी एक्सकेवेशन साइट्स हैं यानी कि हड़प्पन साइट्स हैं वो कौन सी रिवर पे है वो आपको पहचानना है और इसमें से आपको गलत विकल्प चुनना है यानी कि ऑड वन आउट चुनना है। ठीक है, तो जो सही तरीके से नहीं दे रखता, जो सुक्ता गंडौर है वो दश रिवर पे मिलेगा, हड़प्पा रावी पे मिलेगा, रोपड़ में आप जो है वो सतलज पे मिलेगा और आलमगीरपुर जो है लूनी में मिलेगा। बताइए, तो अगर हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि आलमगीरपुर लूनी पे नहीं है, ये हिंडौन रिवर पे है। ठीक है, ये हिंडौन रिवर पे है। लूनी कहाँ है? लूनी बेसिकली आपको राजस्थान में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इसमें ध्यान रखिएगा, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट नहीं बताना है। तो ये टर्म्स दे रखी हैं कुछ ऋग्वेदिक पीरियड की और उनका काम क्या था। जो धन्व होते थे वो अकाउंटेंट यानी कि लेखाधिकारी होते थे। खिल्ले जो होते थे वो ग्रासलैंड चरागाह को कहते थे। बेकनाट जो है वो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल को कहते थे और अश्कवपा जो है वो उरुसर को कहते थे यानी कि सूदखोर को कहते थे। बताइए, तो अगर हम देखें तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा। खिल्ले जो है चरागाह कहते थे। धन्व कौन होता थे? धन्व बेसिकली डेजर्ट होते थे। मरुस्थल बैनकट जो होते थे वो उरुसर होते थे, उसुरर होते थे, माफ कीजिएगा। ठीक है, और जो अश्वपा होते थे वो अकाउंटेंट होते थे यानी कि लेखाधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत इसमें से आपको चुनना है। एक तरफ आपको अर्थशास्त्र के कुछ टर्म्स दे रखे और उनके काम क्या थे वो आपको पहचानना है। तो जो प्रशासता था वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट यानी कि कारागार का अध्यक्ष था। प्रदेष्ठी था जो कमिश्नर था। और दुर्गपाल जो है उसका काम क्या होता था? गार्ड, जो फोर्टिफिकेशन है यानी कि दुर्गों का रक्षक, उसे दुर्गपाल कहते थे। और कर्णक जो है वो मॉडर्न डे रजिस्ट्रार यानी कि जो लेखक होता है वो उसको आपको पहचानना है। गलत कौन सा है इसमें से? तो गलत देखें तो इसमें सी वाला हो जाएगा क्योंकि इसको हम अंतपाल कहते थे। ठीक है, अंतपाल कहते थे अर्थशास्त्र में, ना कि दुर्गपाल। नेक्स्ट आपसे करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको। एक तरफ आपको दिल्ली सल्तनत की कुछ टर्म्स दे रखी हैं, दूसरी तरफ वो उनका काम क्या था वो आपको बताना है। तो बरीद मुमालिक जो होते थे वो मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी कि सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। वकील दर जो है जो सुल्तान की पर्सनल सर्विस यानी कि व्यक्तिगत सेवाओं के लिए होते थे। दीवाने अर्ज जो है वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक विभाग को के प्रमुख होते थे और डोनेशन के दान के प्रमुख होते थे। सदर सुद्दूर जो है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ हुआ करते थे। बताइए, तो अगर हम करेक्ट देखें तो इसमें वकील दर इसका आंसर है करेक्ट, इसमें यही हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम मिलिट्री डिपार्टमेंट की बात करें तो वो दीवाने अर्ज होते थे। सुदूर जो होते थे वो आपके रिलीजियस के हेड होते थे और इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे वो बरीद मुमलिक होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल एक तरफ आपको दे रखी है और दूसरी तरफ कौन से डायनेस्टी ने उनको करवाया था, कौन से डायनेस्टी के रूलर ने। आपको इसमें से ऑड वन आउट चुनना है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हरियंका डायनेस्टी ने कराई थी, सेकंड जो है शिशुनाग ने, तीसरी जो है मौर्य ने और चौथी जो है वाकटक ने। बताइए आप कौन सा इसमें से ऑड है? तो अगर हम देखें चौथी वाली गलत है क्योंकि ये वाकटक ने नहीं कराई थी। कुषाण जो राजा थे, ठीक है, कुषाण वंश के जो राजा थे उन्होंने ये कुषाण डायनेस्टी में जो कनिष्क थे उन्होंने इसको करवाया था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो ये अरियंका डायनेस्टी के जो रूलर थे अजात शत्रु, उन्होंने कराया था। कहाँ कराया था? राजगीर में कराया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था? शिशुनाग वंश के कालशोक थे। कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था। और तीसरी कहाँ है? मौर्य डायनेस्टी के कौन थे? अशोक थे। और उन्होंने कहाँ कराया था? पाटलिपुत्र में कराया था। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और भी अगर आप ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, फ्री इनिशिएटिव को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से फिर आपको ऑड वन आउट चुनना है। एक तरफ आपको वंश यानी कि डायनेस्टीज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड रूलर्स के नाम दे रखे हैं। तो हरियंग डायनेस्टी से शिमुख हैं, शुंग डायनेस्टी के बिंबिसार हैं, कण्व के वासुदेव हैं, सातवाहन के पुष्यमित्र शुंगा है। फाउंडर बेसिकली आपको बताना है कौन इसके फाउंडर है। ठीक है, तो अगर हम देखें कण्वा वाला जो है वो गलत है, सही है, माफ कीजिएगा। कण्व डायनेस्टी को वासुदेव ने ही फाउंड किया था जबकि हरियंग डायनेस्टी को बिंबिसार ने किया था, शुंग को पुष्यमित्र शुंग ने किया था और जो सातवाहन डायनेस्टी है उसको शिमुख ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत इसमें आपको चुनना है। एक तरफ आपको
कैपिटल्स दे रखी है और दूसरी तरफ कौन से वंश की वो कैपिटल है डायनेस्टी की। तो वर्धन वंश की थानेसर में है, चोल वंश की तंजौर में है, पल्लव वंश की कांचीपुरम में है और होयसाला वंश की जो है दोरा समुद्र है। इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें कोई भी गलत नहीं है इसमें से, ई इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो कैपिटल्स हैं, एक तो महाजनपद आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद था, उसकी कैपिटल क्या थी, उसके राजा कौन थे और प्रेजेंट डे में वो कौन से एरिया में, अगर हम प्रेजेंट डे के हिसाब से देखें तो वो कौन से एरिया में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में इंपॉर्टेंट रूलर्स की डायनेस्टी की आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि राजधानियों से ही रिलेट कर रहा है कि आपको बताना है कि ऑड कौन सा है इसमें से, संगम, अराविदु, सुलुव, तुलुव, बताइए। तो अगर हम देखें तो अराविदु इसमें ऑड है क्योंकि जो संगम, सुलुव और तुलुव है ये सब जो विजयनगर एम्पायर है उसमें रूल करने वाली डायनेस्टीज थी और इनकी सबकी कैपिटल जो है विजयनगर ही थी। जबकि अगर हम अराविदु की बात करें तो इसकी क्या थी, पेनुकोंडा, ठीक है, पेनुकोंडा इसकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है, और कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि जो महावीर हैं उन्होंने जो अपनी सारे सरमन्स दिए थे, यानी कि जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत में दिए थे, जिसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। महावीर के जो सबसे पहले अनुयायी थे वो उनके जो दामाद थे, सन इन लॉ जमाली, वो थे। उसके बाद महावीर ने अपने जो डिसाइपल्स थे, अपने जो शिष्य थे, उनको 12 गणधरों में बांटा है। उसके बाद जो 512 में वल्लभी में दूसरी जैन काउंसिल हुई थी। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सी वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ये 12 गणधरों में नहीं बल्कि 11 गणधरों में इसको बांधा है। चलिए आप मुझे बताइए, फर्स्ट जैन काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल तो पता है सबको, फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी आपको मुझे बताना है। ठीक है, पहली जैन काउंसिल। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये प्रीवियसली आंसर्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है तो उसको कमेंट में लिखिए ताकि दूसरों को भी पता हो, और नहीं भी पता है तो एटलीस्ट कमेंट पढ़ के देखिए, और किसी ने नहीं लिखा है तो टेक एन इनिशिएटिव, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको खुद ही इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शासक थे जिनका जैन धर्म से संबंध था, और कौन से जो पोस्ट मौर्य यानी कि जो मौर्योत्तर काल है, युग है, उसमें जैनिज्म का एक फेमस सेंटर, केंद्र कौन सा था आपको बताना है। तो उदयीन, वंदराज, अमोघवर्ष और पाटलिपुत्र, देवनगरी, इसमें से आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जैनिज्म से रिलेट करने वाले थे वो तो उदयीन थे, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो जैनिज्म का सेंटर था वो कौन था? मथुरा था। ठीक है, इसलिए इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प को चुनना है। आपसे पूछ रहा है कि जो बुद्धा थे उनकी जो डेथ हुई थी वो 72 साल के हुए थे, जब हुई थी पावापुरी बिहार में। उसके बाद जो त्रिरत्न है जैन धर्म के, जो 3 रत्न है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर, और ये सब है। उसके बाद जो जैन तीर्थंकर है नयन चंद्र, वो एक संस्कृत के विद्वान भी थे, स्कॉलर भी थे, और जो बनारस में जो कला है वो जैनिज्म से रिलेट करती है। आपको इसमें से गलत विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो गलत इसमें से क्या हो जाएगा? गलत इसमें से डी वाला हो जाएगा, क्योंकि जो जैन धर्म से संबंधित करने वाली कला है वो आपको मथुरा में मिलेगी, बनारस में नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक तरफ तीर्थंकर दे रखे हैं, मतलब कौन से नंबर पे वो तीर्थंकर आए थे, और दूसरी तरफ उनका नाम आपको ऑड वन आउट पहचानना है। तो 15वें तीर्थंकर अनंतनाथ थे, 16वें जो थे वो शांतिनाथ थे, 17वें जो थे वो कंठूनाथ थे, और 18वें जो थे वो आरानाथ थे। आपको बताना है गलत इसमें से चुनना था या ऑड चुनना था। तो अगर हम देखें तो 15वें यानी कि ए वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 15वें अनंतनाथ नहीं थे, 15वें कौन थे? धर्मनाथ थे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, जैनों में जो है वो एक जो तीर्थंकर है ये माना जाता है कि वो महिला थी। वैसे जैनों में तीर्थंकर पुरुष ही हैं 24 के 24, लेकिन एक जैन तीर्थंकर के ऊपर एक कंट्रोवर्सी है कि वो महिला थी। तो वो कौन से थे और वो कौन से नंबर पे थे, उनका नाम भी आपको बताना है और उनका नंबर भी आपको बताना है। ठीक है, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वही आपको ऑड आउट चुनना है। इसमें सिख गुरुओं के बारे में पूछा है, नाम दे रखा है और उनका जो वो किस क्रम में थे वो पूछा है। तो गुरु हरगोविंद जो थे वो 5वें थे, गुरु हर राय जो थे वो 6ठे थे, गुरु हरकिशन जो है 7वें थे, गुरु तेग बहादुर जो थे वो 8वें थे। आपको इसमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही गलत हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुरु हरगोविंद थे वो आपके 6ठे थे, गुरु हर राय जो थे वो 7वें थे, हरकिशन जो है वो 8वें थे, और गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें थे। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने जो सिख थे उनको खालसा में यानी कि एक फाइटिंग यूनिट में
कन्वर्ट कर दिया था मुगलों के खिलाफ, क्योंकि उनको लड़ाई लड़नी थी, मुगल, अफगान और बहुत सारे लोग। नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि सूफी संप्रदाय एक तरफ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो फाउंडर हैं यानी कि प्रवर्तक हैं उनके नाम आपको कई करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प चुनना है। देखिए चिश्ती ऑर्डर के जो संस्थापक हैं वो शाह अब्दुल्ला चिश्ती हैं, सूरावर्दी के जो है आपको सिहाबुद्दीन सूरावर्दी मिलेंगे, सतारी के आपको ख्वाजा बाकी सतारी मिलेंगे और नक्शबंदी के आपको मोइनुद्दीन बिल्ला मिलेंगे। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। तो अगर हम देखें तो बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चिश्ती वाले थे वो कौन थे? सबको पता है, फेमस सेंट जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो थे, जिनकी दरगाह आपको अजमेर में मिलेगी। सत्तारी जो है वो शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने खोजा था और नक्शबंदी जो है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने खोजा था, मोइनुद्दीन बिल्ला ने नहीं खोजा था। देखिए सूफी के बारे में आपको बता दूं, जो हमारे भारत में भक्ति मूवमेंट हुआ, काइंड ऑफ वही सेम जो है आइडिया सूफी मूवमेंट ने भी इसमें प्रपाउंड किए। और सूफी जो परंपरा है वो जैसे हमारी एक आश्रम परंपरा है या गुरुकुल परंपरा है हिंदू धर्म में जो होती थी शिक्षा के लिए, ऐसी सूफियों के अंदर सिलसिले होते थे। सिलसिला का मतलब क्या होता है कि एक पीर होगा और एक उसका मुरीद होगा, यानी कि टीचर होगा और एक डिसाइपल होगा। फिर जो पीर है वो अपना जो उत्तराधिकारी चुनता था किसी को अपने डिसाइपल्स में से, ठीक है, और उसके बाद फिर वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते थे। तो इस तरीके से सेम आइडियल्स को आगे बढ़ाते थे, इसे सिलसिला बोलते हैं। अब देखिए भारत में कई सारे सिलसिले थे, वो दो तरीके से डिवाइडेड थे, ठीक है, जो सिलसिले थे वो दो तरीके से डिवाइडेड थे। एक तो थे बेशरिया और एक है बाशरिया। बाशरिया मतलब जो लोग शरिया लॉ को मानते थे पर वो सूफी आइडियोलॉजी के थे, उनको हम बाशरिया बोलते हैं। और जो बेशरिया होते थे वो शरिया लॉ को नहीं मानते थे, लिबरल होते थे वो, और वो सूफी आइडियल्स प्रोपाउंड करते थे। तो ये दो डिवीजन आपको पता होने चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसमें ऑड वन आउट। एक तरफ आपको मंदिर दे रखे, दूसरी तरफ कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया है। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल ने, कैलाश के मंदिर राष्ट्रकूट ने, कैलाशनाथ टेम्पल देखिए दो अलग अलग हैं ये, उसके बाद पल्लव ने, और दिलवाड़ा जो है आपको चोल डायनेस्टी ने बनाया है। तो आप बताइए इसमें से ऑड क्या है। तो ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो आपको चोल वंश ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? सोलंकी वंश ने, ठीक है। आपको गुजरात में, राजस्थान में, इस एरिया में आपको मिलेंगे, तो ये सोलंकी ने बनवाया था, ठीक है। चोल वंश जो है बेसिकली जो साउथ में द्रविडियन आर्किटेक्चर है। देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आपको बता दूं मैं, टेम्पल आर्किटेक्चर भारत में तीन प्रकार का है। एक है नागर आर्किटेक्चर, नगरा जिसे भी हम बोलते हैं, नगरा स्टाइल। उसके बाद है वेशारा स्टाइल और उसके बाद है द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। तो ये नगरा स्टाइल आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, जहाँ पे आपको पंचेट्टन फॉर्म मिलेगी, मतलब ऐसे एक मेन श्राइन होगी और उसके चारों तरफ चार अलग अलग देवों के छोटे मंदिर होते हैं, इसको मेन श्राइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंचेट्टन स्टाइल हो गई, तो ये आपको नॉर्थ में मिलेगी। यहाँ पे आपको जनरली मंदिर जो है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक चबूतरा होता है उस पे फिर मंदिर बनाया जाता है। इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी नगर में। उसके बाद अगर हम द्रविड़ में बात करें तो द्रविड़ में दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे आपको एक मंदिर, अगर मंदिर परिसर है तो उसके चारों तरफ एक वॉल मिलती है जिसको हम बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। बड़े बड़े गेट होते हैं इन वॉल्स पे, उसको हम बोलते हैं गोपुरम। तो ये गोपुरम आपको नगर स्टाइल में नहीं मिलेंगे, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में ही मिलेंगे। और दूसरी बात, द्रविड़ स्टाइल जो द्रविड़ टेम्पल है वो बिल्कुल जमीन पे ही बना दिए जाते थे, कोई उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाया जाता था। और वेसारा स्टाइल ये साउथ में मिलेगा। तो वेसारा स्टाइल आपको कहाँ मिलेगा? जो बेसिकली ईस्टर्न, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो जगह है, बेसिकली कर्नाटका वाला जो एरिया है, वहाँ आपको वेसारा मिलेगा। कर्नाटका में जो चालुक्य थे उन्होंने वेसारा स्टाइल कहते हैं कि उन्होंने यूज़ किया था, और ये आपको नगर और द्रविड़ का मिक्सचर मिलेगा। तो ये बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से गलत आपको चुनना है, ठीक है। तो केशवपुर आपको देवगढ़ में मिलेगा, गोवर्धन जो है वो नासिक में, मतलब बेसिकली ये जगहों के नाम है, और अभी जो प्रेजेंट है वो आपको बताना है। उसके बाद बसाड़ जो है वैशाली में, और बवेरू जो है आपको बेबीलोन में मिलेगा। इनकरेक्ट आपको बताना है। एंशिएंट किंगडम्स है ये, तो इसमें सभी ठीक है, एंशिएंट किंगडम्स और प्रेजेंट डे जो उनकी वो है, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से फिर आपको गलत विकल्प चुनना है, यानी कि ऑड वन आउट चुनना है। किसके संबंध में उत्खनन करता जो एक्सकेवेटर्स हैं उनके संबंध में। तो 12 हुलास, रोपड़, आलमगीरपुर, बताइए। तो अगर हम देखें इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हुलास जो है वो के.एम. दीक्षित ने उसको एक्सकेवेट किया था। बाकी अगर हम 12, रोपड़ और आलमगीरपुर की बात करें तो ये वाई.डी. शर्मा जी ने एक्सकेवेट किया था। इन तीनों के जो है वाई.डी. शर्मा एक्सकेवेटर थे, जबकि हुलास के के.एम. दीक्षित थे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा, एक तरफ आपको उपाधि टाइटल दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन से रूलर ने वो अपनाई थी। तो जो विक्रमशील थे वो राजराज वन ने, आदिवारा धर्मपाल ने ली थी, जितेंद्र जो है यशोधर्मन ने ली थी, और शिवपाद शेखर जो है मिहिर भोज ने ली थी। आपको सही विकल्प इसमें से चुन के बताना है। तो सही अगर हम देखें तो जितेंद्र वाली सही है, उन्होंने
जितेंद्र की जो उपाधि थी वो यशोधर्मन ने ली थी, जबकि अगर हम विक्रमशील की अगर हम बात करें तो ये धर्मपाल ने ली थी, आदिवारा की बात करें तो मिहिर भोज ने ली थी, और शिव पदशेखर की बात करें तो राजराजवन ने ली थी। ये जो बेसिकली चोल डायनेस्टी के रूलर थे, बड़े इंपॉर्टेंट रूलर है राजराजा वन और राजेंद्र वन, ये इनके बेटे थे राजेंद्र वन, और ये जो थे बेसिकली शैव थे, यानी कि शिव भक्त थे, शिव की ये पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ऑथर्स यानी कि लेखक के आधार पर ऑड वन आउट चुनना है। तो शांति षटका, कर्ण सुंदरी, चौरापंचसिका, चौरापंचाशिक, और उसके बाद नव सहसांग चरित, आपको इसमें से चुनना है ऑड वन आउट। तो अगर हम देखिए डी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये है ये किसने लिखी थी, ये पद्म गुप्त ने लिखी थी, पद्मा गुप्त ने लिखी थी। बाकी ऊपर की जो 3 ये बुक्स हैं किसने लिखी थी, बिल्हाना जो एक बड़े फेमस ऑथर रहे हैं उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑड वन आउट आपको चुनना है किसके, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जो स्थापना के वर्ष के आधार पर सत्यशोधक समाज, इंडियन लीग, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। बताइए इसमें से ऑड वन आउट क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये। तो अगर हम देखें सत्यशोधक समाज इसमें ऑड वन आउट है, क्योंकि 1873 में बनाया था। बाकी अगर हम तीनों को देखेंगे तो 1875 में सब इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी थी। अच्छा बताइए सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, ये बनाया किसने था, इसकी स्थापना करी तो 1873 में थी, किसने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वेदांत कॉलेज है उसको कब उसकी स्थापना की गई, ईयर आपको बताना है। यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना का ईयर आपको बताना है, और यंग बंगाल मूवमेंट की उसका ईयर आपको बताना है। तो 1826, और माफ कीजिएगा यूनाइटेड इंडियन कमेटी की आपके मेंबर का आपको बताना है कि उसको फाउंड किसने किया था, नाम आपको बताना है, ईयर नहीं बताना है, ठीक है। तो अगर हम वेदांत कॉलेज को देखें तो 1825 में फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था। यूनाइटेड इंडिया कमेटी व्योम चंद्र बैनर्जी ने बनाई थी, और जो यंग बंगाल मूवमेंट है जो हेनरी डेरोजियो जो थे हमारे, उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो 1826 में स्टार्ट करी थी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का आपको नाम बताना है, और दूसरा जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है वो कौन से वर्ष में उसको स्थापित किया गया था, फाउंड किया गया था, वो आपको बताना है। तो अंबेडकर, हेगड़ेवार और 1924-25 में से पहचानना है। तो जो स्वराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो डॉक्टर हेगड़ेवार जो है इसके फाउंडर हैं, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है अंबेडकर ने बनाई थी 1924 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आइडिया था, आइडियोलॉजी था, वो क्या था, एक कॉस्मोपॉलिटन हिंदुइज्म या हिंदुत्व, जो आज हम बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको अगर इसकी एक सही चीज़ बताऊं, आज पॉलिटिकली उसको कितना भी आपने उसको तोड़ मरोड़ के वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी फिलॉसफी थी वो ये बोलती थी कि हिंदुइज्म जो है एक रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, एक कल्चर है। और किसी भी लैंड में अगर कोई बंदा रह रहा है, एक टेरिटरी में कोई बंदा रह रहा है, तो यहाँ पे सेम कल्चर के लोग जो है, जैसे अगर मान लीजिए भारतीय संस्कृति जिसे हम कहते हैं, अब मुसलमान भी, हिंदू भी, जैन भी, सिख भी, ये धर्म इनके अलग हैं, लेकिन ये संस्कृति तो भारत की ही फॉलो करते हैं, चाहे वो अतिथि देवो भव की संस्कृति हो, चाहे वो नॉन वायलेंस की संस्कृति हो, अहिंसा की संस्कृति हो, पीस की, शांति की संस्कृति हो। तो इस तरीके की संस्कृति एक कॉस्मोपॉलिटन लेवल यानी कि पूरे विश्व के स्तर पे उसकी बात ये करते थे, और समाज में जो सर्विस है यानी कि सेवा का भाव है उसको जागृत करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौजवान भारत जो सभा थी उसको आपको बताना है, उसका वर्ष कौन सा था, उसकी स्थापना हुई थी। परमहंस मंडली जो है उसको कहाँ खोजा गया था, मतलब उसकी स्टैब्लिशमेंट की जगह आपको बतानी है, और जो रहनुमाई मेजदान सभा है उसके जो संस्थापक थे उनका नाम आपको बताना है। तो बताइए 1925-26, बॉम्बे, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो अगर हम देखें तो 1926 में नौजवान भारत सभा फाउंड की गई थी। बेसिकली ये एक स्टूडेंट एसोसिएशन थी, जो आपके भगत सिंह और ये जो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह थे, इन्होंने ये बोला था 1926 में कि भाई ये जो बॉम्ब और पिस्टल की फिलॉसफी है इसको छोड़ के एक ओपन स्ट्रगल अपन को करना है, मास स्ट्रगल करना है, ओपन स्ट्रगल करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था नौजवान भारत सभा में। ये एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं थी, ठीक है। उसके परमहंस मंडली जो है वो बॉम्बे में फाउंड की गई थी, और उसके बाद जो रहनुमाई मेजदान सभा है दादाभाई नारोजी ने, ये क्या है, एक पारसी रिफॉर्म एसोसिएशन थी। पारसी समाज में जो रिफॉर्म है, हालांकि पारसी समाज सबसे ज़्यादा एडवांस था तब भी और आज भी, लेकिन उसमें भी जैसे पर्दा है या पॉलीगैमी है या फीमेल की जल्दी शादी कराना है, वो सब के इवल्स के खिलाफ रहनुमाई मेजदान सभा स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ये सब आपको दे रखे हैं, कौन से दो इनमें से जो है सेम ईयर में इसको फाउंड किया गया है, आपको बताना है। तो पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक समाज, सत्यशोधक समाज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सत्यशोधक समाज। तो अगर हम देखें इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसमें से दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा जो 1870 में बनाई गई थी, प्रार्थना समाज जो है 67 में बनाई गई थी, और उसके बाद
सत्यशोधक समाज जो है 73 में बनाया गया था, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने 66 में बनाई थी, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है फाउंडर्स के बेसिस पे कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे रखे हैं ग्रुप्स के, और दूसरी तरफ उनके जो संस्थापक हैं उनको आप में ऑड वन आउट चुनना है। तो देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने करी थी। शारदा सदन की शिशिर कुमार घोष ने, और रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। आपको इसमें से ऑड वन आउट चुनना है। तो अगर हम देखें तो सी वाला इसमें हो जाएगा, क्योंकि शारदा सदन की जो स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष ने नहीं, रामाबाई ने करी थी। ठीक है, रामाबाई ने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं ऑड वन आउट, मराठा वॉर से संबंधित आपको चुनना है कि कौन सी संधि मराठा वॉर में नहीं हुई थी। तो सूरत की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सूरत, तालेगांव की बैटल ऑफ तालेगांव यानी कि उनकी वहाँ की लड़ाई, पुरंदर की संधि या मद्रास की संधि ट्रीटी आपको बताना है। तो ये डी वाला आउट हो जाएगा, क्योंकि मद्रास की संधि आपको मैसूर वॉर में मिलेगी, ना कि मराठा वॉर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स है, एंग्लो मराठा वॉर्स है और एंग्लो सिख वॉर्स हैं, ये आपको इनके ईयर्स, इनकी ट्रीटी और इसमें इन्वॉल्व लोग यानी कि किसने साइन करी थी वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट आपको ऑड चुनना है किसके रिलेटेड में, सेकंड जो यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, कार्नेटिक युद्ध जो हुआ था उसमें। तो बैटल ऑफ अंबर की लड़ाई, अद्यार की लड़ाई, आरकॉट की बैटल या फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। आपको बताना है सेकंड में कौन सा आउट है। तो अगर हम देखें तो बैटल ऑफ अद्यार जो है वो इसमें ऑड वन आउट है, क्योंकि ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हुआ, कार्नेटिक वॉर में ही था लेकिन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में हुआ था। चलिए मुझे बताइए, जो कार्नेटिक वॉर हुए थे वो उनका रीजन क्या था, बेसिक रीजन। हालांकि अलग अलग कार्नेटिक वॉर का अलग अलग रीजन था, लेकिन इनका एक बेसिक कॉमन रीजन था, वो क्या था वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो हुई थी उसको, उसकी डेट आपको बतानी है, और इलाहाबाद की जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, संधि हुई थी, वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो अगर आप इसका देखें तो ई हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल है 1748 में हुई थी, और जो इलाहाबाद की संधि है वो आपको 1765 में मिलेगी। जो बक्सर का युद्ध हार गए थे, शाह आलम सेकंड और बाकी सब लोगों ने लड़ा था, तो 1965 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिससे कि काफ़ी सारे राइट्स जो है अंग्रेज़ों को दे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको ट्रीटी ऑफ बसीन जो है और राजपुर की जो ट्रीटी है, राजपुर घाट की जो ट्रीटी है उसकी ईयर बतानी है। 1801, 1805, 6, 2 बताओ। तो 1802 में जो है ट्रीटी ऑफ बसीन हुई थी ये मराठा वॉर से रिलेटेड है, एंग्लो मराठा वॉर से। 1805 में आपको राजपुर घाट की संधि मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है फाउंडर से रिलेटेड आपको ऑड चुनना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के संस्थापक का नाम एन एम जोशी, नारायण मल्हार जोशी है। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास ने खोजी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सचिंद्रनाथ सान्याल उसके संस्थापक थे। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है भगत सिंह ने खोजी थी। आप बताइए इसमें से ऑड वन आउट क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि सभी ये सही तरीके से दे रखे हैं। कोई भी इसमें ऑड ऑफ दी मतलब माफ कीजिएगा नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है। NM जोशी, नारायण मल्हार जोशी ट्रेड लीडर थे, उन्होंने ही और इसकी स्थापना करी थी। साथ में इसमें लाला लाजपत राय वगैरह भी थे। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने साथ में मिलकर खोजी थी। और HRA का नाम बाद में बदल के सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रख दिया था। ठीक है, तो ये सब ठीक है। नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको इंसिडेंट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको ईयर पहचानना है। तो चौरी चौरा 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, और वो भारत में 1928 में आया था। इनकरेक्ट आपको चुनना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से बी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1924 में नहीं, 1923 में हुई थी। अच्छा बताइए, स्वराज पार्टी को स्टैब्लिश क्यों किया गया था, क्या रीजन था? क्योंकि मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास जी थे, CR दास जी थे, वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी अलग स्टैब्लिश करी। क्यों ऐसा किया उन्होंने, आपको मुझे रीजन बताना है। अगला आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। एक तरफ आपको आयोग दे रखी है, समितियां दे रखी हैं, कमिटीज, और साथ में उनके जो रिलेटेड गवर्नर जनरल्स थे या वाइसरॉय थे, जो लॉर्ड साहब जिनको हम बोलते थे। तो राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी लॉर्ड लिनलिथ के टाइम के अंदर बनी थी। इनाम कमीशन जो है वो लॉर्ड लिटन में, फेमाइन कमीशन लॉर्ड रिपन में आई थी, और हंटर कमीशन लॉर्ड टिलॉजी के टाइम के अंदर आई थी। आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से पहला वाला ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनाम कमेटी थी वो लॉर्ड लिटन के अंदर आई थी, और उसके बाद फेमाइन कमीशन, माफ कीजिएगा, जो इनाम कमीशन है वो लॉर्ड डलहौजी के अंदर आई थी, फेमाइन वाली लिटन के अंदर आई थी, और हंटर वाली जो है आपकी रिपन के अंदर आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें पूछा हुआ है कि जो एवरेज एलिवेशन है, यानी कि जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है लेसर हिमालयाज की,
और जो स्लेट, लाइमस्टोन और क्वार्ट्जाइट की जो रॉक्स हैं वो आपको कौन से हिमालयाज में मिलेंगी, ठीक है। ये आपको पूछा हुआ है 1300, 1500, 1200, 1500 इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है। तो अगर हम औसतन ऊंचाई देखें तो ये 1300 से 1500 मीटर के बीच में है और लेसर हिमालयाज में ये आपको रॉक्स मिलती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट आपको चुनना है। तो जो कश्मीर की घाटी है, माफ कीजिएगा भाटी नहीं, घाटी है, वो ग्रेटर हिमालयाज से पूर्व में और लेसर हिमालयाज से पश्चिम में घिरी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछा है, कश्मीर की घाटी जो है ग्रेटर हिमालयाज से पश्चिम में और लेसर हिमालयाज से पूर्व में सराउंडेड है। कश्मीर की घाटी आपकी ग्रेटर हिमालयाज से दक्षिण में, लेसर हिमालयाज से नॉर्थ में, और कश्मीर की घाटी ग्रेटर हिमालयाज से नॉर्थ में और लेसर हिमालयाज से साउथ में। आपको ऑड वन आउट इसमें से चुनना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, इसमें से डी वाला, क्योंकि यही करेक्ट है। कश्मीर की घाटी अगर हम देखेंगे तो ग्रेटर हिमालयाज उसके उत्तर में यानी कि नॉर्थ में और लेसर हिमालयाज आपके साउथ में, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। एक तरफ आपको दर्रे या पास दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो कहाँ कौन से हिमालयाज में मिलते हैं। तो जो तस्का ला पास है वो हिमाचल में आपको मिलेगा, जारा ला पास कश्मीर हिमालयाज में मिलेगा, चुंगला पास आपको कुमाऊं में मिलेगा और उमासी ला पास आपको सेंट्रल हिमालयाज में मिलेगा। करेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वो कश्मीर हिमालयाज में ही। जबकि अगर हम तस्काला पास करेंगे तो ये भी कश्मीर हिमालयाज में मिलता है, चुंगला पास भी कश्मीर हिमालयाज में मिलता है और उमासी ला पास भी आपको कश्मीर हिमालयाज में ही मिलेगा। नेक्स्ट आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। एक तरफ आपको पर्वत के शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई। मकालू की ऊंचाई 8481 मीटर है, धौलागिरी की 8271 है, अन्नपूर्णा की 8078 है और गोसाईनाथ की 8014 है। बताइए इसमें से। तो गलत विकल्प चुनना था तो बी इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 8172 है, 8271 नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो टेस्ट सीरीज और हमारे फ्री इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे चल रहे हैं। जैसे अगर आप यूपी पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी फ्री चल रही है, वो आप देख सकते हैं। और यदि आप पेड ग्रुप में इवैल्यूएशन चाहते हैं, इवैल्यूएशन आपको पेड ग्रुप में मिलेगा, जिसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके अलावा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके एडमिशन्स के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। आपसे बताना है कि जो चंबल और सोन नदी है और बेतवा नदी है वो कौन सी नदियों के एग्जाम्पल्स हैं। दामोदर और बानस और रेवा जो है वो कौन से ड्रेनेज के एग्जाम्पल है, यानी कि कौन से अपवाह के एग्जाम्पल्स हैं। तो सब्सिक्वेंट डेंड्रिटिक, ऑब्सिक्वेंट डेंड्रिटिक, सब्सिक्वेंट सुपर इम्पोज्ड, ऑब्सिक्वेंट सुपर इम्पोज्ड। तो अगर हम देखें तो ये जो चंबल, सोन और बेतवा है ये सब्सिक्वेंट रिवर्स के एग्जाम्पल है और दामोदर और बनास जो है वो सुपर इम्पोज्ड के एग्जाम्पल है, ठीक है। सब्सिक्वेंट और सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है वो हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे बताएंगे अब कि ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम किसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अरुण है, रिवर अरुण है, वो किसका, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न्स आपको दे रखे हैं, उसमें से किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बाब्ड यानी कि कंटकीय वाला, रेक्टेंगुलर यानी कि आयतकार वाला, समानांतर यानी कि पैरेलल वाला और अरीय अपवाह यानी कि रेडियल वाला। रिवर अरुण कौन सा एग्जाम्पल है। तो अगर हम देखें तो ये बाब्ड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। बाब्ड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर कोई नदी है वो इस तरीके से जा रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो कुछ इस तरीके से जुड़ेंगी उसमें, यानी कि जो एंगल बनाएंगी वो 90 से ये 90 अगर मान ले तो ये जो है एक्यूट एंगल बनाती है, ठीक है, एक्यूट एंगल बनाती है। तो इसी तरीके से गंगा का जो है वो इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं ऐसे, लेकिन जो बाब्ड ड्रेनेज पैटर्न है उसमें क्या है कि अगर नदी आपकी इस दिशा में जा रही है तो नॉर्मल सहायक नदियां एक्यूट एंगल पे टच करती हैं, लेकिन जो बाब्ड वायर पैटर्न वाली होती है वो ऑब्ट्यूज एंगल पे टच करती हैं। अगर हम इसको ऐसे मान ले तो ऐसा लगता है ये वाली जो ए ट्रिब्यूटरी है और जो बी ट्रिब्यूटरी है, अगर हम ए को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नदी के साथ ही, नदी के अंदर ही जा रही है साथ साथ, लेकिन अगर हम बी को देखेंगे तो ऐसा लगेगा नदी से उल्टी डायरेक्शन में, नदी के ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको हम बाब्ड ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा रिवर बेसिन है जिसका सबसे ज्यादा रिवर बेसिन एरिया है और साथ में सबसे कम रिवर बेसिन एरिया है, दोनों आपको पहचानना है। पेन्नार, कावेरी, तापी, नर्मदा, इसमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें दिए हुए ऑप्शन में नर्मदा का सबसे ज्यादा आपको रिवर बेसिन मिलेगा और साथ में पेन्नार रिवर का सबसे आपका छोटा बेसिन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट आपको बताना है। एक तरफ आपको बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ कौन सी नदी पे है। तो मैथुन डैम आपको, मैथौन डैम बराकर पे मिलेगा, कोयना बांध नर्मदा पे मिलेगा, बिलासपुर डैम बानस पे मिलेगा और मैत्तूर बांध आपको कावेरी पे मिलेगा। आप बताइए इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो अगर हम देखें बी वाला ऑड वन आउट है, क्योंकि कोयना नदी का ही नाम है तो कोयना डैम जो है कोयना नदी पे ही मिलेगा, आपको नर्मदा पे नहीं मिलेगा। चलिए आप मुझे बताइए नर्मदा पे जो डैम बना हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट डैम है पूरे भारत का, वो कौन सा डैम है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है गलत आपको बताना है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं स्टेट, दूसरी तरफ वहां पाई जाने वाली जनजातियां।
तो मिजोरम में आपको खासी मिलेंगे, उड़ीसा में आपको खोंड मिलेंगे, सिक्किम में आपको भूटिया मिलेंगे और तमिलनाडु में आपको चेंचू मिलेंगे। बताइए इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? तो इसमें से डी वाला जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि चेंचू आपको कहाँ मिलेंगे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलेंगे, तमिलनाडु में आपको चेंचू नहीं मिलेंगे, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट आपसे वही फिर पूछा हुआ है ऑड वन आउट। एक तरफ आपको देशों के नाम दे रखे हैं, कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, और उसके बाद आपको पूछा है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या आता है? बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे कनाडा आ गई, या फिर अमेरिका आ गया, यूएसए आ गया, वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो आपको पहचानना है कि जो मॉरिशस है वो अफ्रीकन कंट्री है, मेक्सिको जो है साउथ अमेरिकन दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, पराग्वे जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और लिथुआनिया जो है वो अफ्रीकी देश है। ऑड चुनना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो मॉरिशस वाला ऑड हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन है जो सही है। मॉरिशस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में तो नहीं है, अफ्रीका तो कॉन्टिनेंट ये हो गया, मॉरिशस कहीं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा भारत है, लक्षद्वीप है, मॉरिशस कुछ यहाँ पे है, लेकिन ये इसके स्फेयर में आता है, इसलिए हम इसको अफ्रीकन कंट्री बोलते हैं। जबकि मेक्सिको की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, पराग की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका में मिलेगा, और लिथुआनिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो डेजर्ट है कौन सा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय डेजर्ट आपको नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन सा पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं है इसमें से सब ट्रॉपिकल डेजर्ट आपको बताना है। तो सीरियन, कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन या कराकूम। तो अगर हम देखें कराकूम वाला इसमें से जो है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कराकूम आपको कोल्ड विंटर डेजर्ट मिलेगा। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, ठीक है। एक तरफ तो आपका हॉट डेजर्ट्स होते हैं, जैसे हमारा सहारा है, कालाहारी है, इस तरीके से थार रेगिस्तान है, और एक तरफ आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, जैसे भारत में कोल्ड डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में मिलेगा, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं वो गर्म डेजर्ट्स होते हैं, तो ये सारे गर्म है, कराकुम जो है कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ जनजाति दे रखी है और दूसरी तरफ वो आपको कहाँ मिलेंगी। तो मसई आपको पूर्वी अफ्रीका यानी कि ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेंगी, माओरी आपको न्यूजीलैंड में मिलेंगी, फुलानी जो है साउथ सूडान में, और जुलू जनजाति जो है वो साउथ अफ्रीका में आपको मिलेगी। तो ये बताइए इसमें से। तो यहाँ पे बेसिकली जुलू जनजाति, और यहाँ पे थोड़ा सा नेम मिसमैच है, आप इसको जुलू ही पढ़ के चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश वाले में आप इसको जुलू ही कंसिडर करिएगा, पीडीएफ जो है आपको ठीक मिलेगी, जुलू है। अब बताइए। तो अगर हम देखेंगे सी वाला इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ सूडान में नहीं मिलते हैं, ये नाइजीरिया में मिलते हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए इसमें से एक फ़ायदा और हो गया आपका, आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो गाउचू ट्राइब है, गाउचू जनजाति है, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में साउथ अमेरिका में मिलते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन इसका जो है हम जुलू यहाँ पे मान के चलेंगे, क्योंकि हिंदी में जुलू ही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है, इनकरेक्ट आपको बताना है। जो कैबिनेट थी यानी कि पहला मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत का, 1947 में कुछ चेंजेस हुए थे, जो 1946 में मंत्रिमंडल बना था उसमें और बाद में। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है एजुकेशन शिक्षा के मंत्री थे, जॉन में थे रेलवे ट्रांसपोर्ट के थे, आर के शनमुगम चेट्टी फाइनेंस थे, और राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ मिनिस्टर थी। तो इसमें से सभी ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान है, उसको अपनाया कब गया था, उसकी डेट आपको बतानी है। 23 जुलाई, 26 जनवरी, 24 जनवरी, बताइए। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था, जबकि जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान, वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। मेजर कमेटीज आपको बतानी है, ठीक है। वो आपको कौन सी जो दी हुई कमेटीज है वो कौन सी मेजर में नहीं आती है वो आपको पहचानना है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि प्रांतीय संविधान समिति, और प्रेस गैलरी यानी कि प्रेस दीर्घा समिति, कौन सी इनमें से मेजर कमेटी नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रेस गैलरी वाली जो है मेजर कमेटी नहीं है। देखिए दो तरह की कमेटीज बनी थी काम को डिवाइड करने के लिए। एक तरफ मेजर कमेटीज बनी थी जो जिनकी संख्या 8 थी, और उसके बाद बहुत सारी माइनर कमेटीज बनी थी। मेजर कमेटी जैसे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड किया था राजेंद्र प्रसाद ने, स्टीयरिंग कमेटी को भी हेड किया था श्री राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी बनी थी, ठीक है। तो ये सारी जो है मेजर कमेटीज थी। अगला आपसे पूछ रहा है कि जो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज है उनसे रिलेटेड आपको जो कौन सा आपको पार्ट मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड कौन सा मिलेगा और इलेक्शन से रिलेटेड कौन सा मिलेगा, यानी कि आपको सही विकल्प का इसमें से चुनाव करना है, 10वां, 9वां, 15वां। तो अगर हम बात करें जो ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसके लिए हमें 10वां भाग मिलेगा, पंचायत के लिए 9वां भाग मिलेगा, और इलेक्शंस के लिए 15वें भाग में हमें यानी कि 15th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि
जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है, वो कौन सी सूची से नियंत्रित होता है, संबंधित होता है, वो आपको बताना है। और साथ में कौन से शेड्यूल जो है आर्टिकल, मतलब कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो इस शेड्यूल से रिलेट करते हैं। तो पहले आपको शेड्यूल पहचानना है, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित नहीं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड शेड्यूल पहचानना है, और उसके अंदर जो आर्टिकल्स है वो आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो 5वां शेड्यूल है जो ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है और शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करता है, और उसके अंदर जो आर्टिकल है वो 244 वाला है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा किससे डील करता है, राज्यसभा में जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट्स को, उससे ये डील करता है। चलिए आप मुझे बताइए, बिहार की जो सीट्स हैं राज्यसभा में, बिहार की कितनी सीट्स है राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी चीज़ हमने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली है। ध्यान रखेंगे, बहुत सारे जो चीज़ें हैं हमने बहुत सारे संविधानों से लिया है। अम्बेडकर जी ने बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज केम इनटू बीइंग आफ्टर रैंसैकिंग ऑल दी नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा इनमें से ब्रिटिश से नहीं लिया है। पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय शासन, फेडरल स्कीम यानी कि संघीय तंत्र, विधि का साधन शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि विधायी प्रक्रिया। तो इसमें से बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि फेडरल स्कीम हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, बाकी पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया है। चलिए आप मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है वो हमने कहाँ से लिया है, पहला ये बताएंगे। दूसरा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो आइडियल्स है वो हमने कहाँ से लिया है। ये दो आप मुझे बताएंगे कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये एक्ट है उनको आपको बताना है कि कब लागू किया गया था। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, और साथ में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको लागू कब किया गया था, इंप्लीमेंट कब किया गया था। तो 1974 में आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वाला, ये दोनों ही इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंडिया की जो है, और जो संप्रभुता है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन से रिलेट करता है, टाइटल्स यानी कि उपाधियों के उन्मूलन से, और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। 17, 18, 14, 15 पहचानना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये सारे ही गलत दिए हुए हैं, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी वाला है वो 17 है, अबॉलिशन वाला 18 है, और रूल ऑफ लॉ वाला कौन सा है, 14 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम ये अवार्ड्स देते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और जैसे डॉक्टर की उपाधि देते हैं, या जनरल की उपाधि देते हैं, कैप्टन की उपाधि देते हैं, तो ये सारे भी टाइटल्स हैं। लेकिन ये जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, ये हेरिडेटरी जो टाइटल्स मिलते थे, जैसे राय बहादुर, राज बहादुर, और ये जो टाइटल्स मिलते थे, इनको अबॉलिश करता है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है जिसमें ये बोला है कि ये जो पद्म विभूषण है या पद्मा अवार्ड्स हैं, तो उसको टाइटल की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसको टाइटल की तरह यूज़ किया तो वो आपसे ले लिया जाएगा वापस। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो किसके बारे में बताता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म की किसी एक धर्म की प्रोत्साहन के लिए अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन कौन सा अनुच्छेद देता है, 27, 26, 28, 29। तो अगर हम देखें इसमें 27वां जो है वो इससे हमें प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आपसे ज़बरदस्ती कोई किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट जो है पैसे नहीं ले सकता। 26 की अगर हम बात करें तो ये किससे, कोई भी जो रिलीजियस आपका अफेयर है उसको आपको स्वतंत्रता से मैनेज करने का अधिकार है, फ्रीडम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। 28 की अगर हम बात करें तो जो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपको बाध्य नहीं कर सकता वहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा। अगर मतलब आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं दे सकता, और अगर बच्चे 18 से छोटे हैं तो उनके अभिभावक यानी पेरेंट्स के बिना कोई नहीं दे सकता। और 29 की अगर हम बात करेंगे तो माइनॉरिटीज़ यानी कि जो हमारी जो छोटी कम्युनिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ है, उनके प्रोटेक्शन की राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे, इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में आया था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1989 यानी कि 79 में आया था। 79 मान लीजिए, माफ़ कीजिएगा, 79, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जवाहर रोजगार योजना जो है 89 में आई थी, बताइए। ठीक है, ये होता है 89, ठीक है, और ये होता है 79। मुझे पता है, आप ये समझिए कि पता नहीं हिंदी ही नहीं आती, इसको आती है मुझे भी।
ठीक है। तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो क्योंकि ये 79 में नहीं आया था, 78 में आया था, 78 में आया था, 1978 में। ये है क्या बेसिकली, ये जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी डेवलपमेंटल नीड्स थी, क्या क्या थी, पॉवर्टी एलिवेट करनी थी, रूरल एरियाज़ को डेवलप करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, लोगों को एजुकेशन यानी कि शिक्षित करना था, रोजगार देना था, एम्प्लॉयमेंट देना था। तो उन सबको अचीव करने के लिए टारगेट्स को हमने ये सारी स्कीम्स चलाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है, उसको अलग करने का है, वो कौन सा आर्टिकल बताता है। और साथ में जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के धरोहर है, मॉन्यूमेंट्स है, उनके संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल आपको बताता है। 51, 48, 49 आपको पहचानना है। तो जो जुडिशरी से अलग करना है एग्जीक्यूटिव को, ये डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 50 बताता है। और मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 49 बताता है। जो डीपीएसपी है वो क्या है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट है, डीपीएसपी फोर्थ पार्ट है, और फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 4A, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिया है, कौन सी कंट्री से हमने डीपीएसपी का प्रावधान लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आपको केसेस के नाम दे रखे हैं, और दूसरा उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन जो उसमें प्रोपाउंड की गई थी वो आपको बताना है। तो नमित शर्मा जो मामला था उसमें फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है। राम जेठमलानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर 32 आर्टिकल अनुच्छेद 32 के अंदर आती है उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया है। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में जुडिशियल सिस्टम की जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है। और नागराज केस में क्या बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया है। तो इसमें सभी ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारा पार्लियामेंट है यानी कि हमारी जो संसद है वो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड तो कर सकती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है हमारी, ठीक है। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी तक उसका जो है अबॉलिशन नहीं किया गया है। आज भी अगर हम चाहें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा से कन्वीन करके और पूरा संविधान चेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि संविधान आप अमेंड कर सकते हो, संशोधित कर सकते हो, लेकिन कुछ एक बेसिक मूलभूत आपके जो आधार है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आया कि भाई कौन कौन से हैं वो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है धीरे धीरे डेवलप होती है, आगे आगे फ्यूचर में हमें नीड्स पता लगती हैं, तो केस टू केस बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में, जैसे संघीय ढांचा, फेडरल पावर्स, फेडरल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे और फेयर इलेक्शंस, निर्वाचन जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, और आपको चुनना है, तदोबा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राजस्थान में, और ब्लैक बग आपको गुजरात में मिलेगा। बताइए, तो ये इसमें से सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि बांदीपुर आपको राजस्थान में नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे इनकरेक्ट पूछा है, रामसर साइट्स आपको दे रखी है और आपको बताना है कौन सी जगह पे वो है। तो दीपोर बिल आपको असम में मिलेगी, होकेरा आपको पंजाब में मिलेगी, कंवर आपको बिहार में मिलेगी, और सोमोरेरी जो है लद्दाख में मिलेगी। इनकरेक्ट बताना है। तो अगर हम देखें तो होकेरा वाली जो है वो आपको पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, इसलिए। अब आप मुझे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो रामसार साइट्स हैं ये बेसिकली होती क्या है, रामसार कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था, ईरान की एक सिटी है रामसार, वहाँ पे इसको साइन किया गया था। और जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स हैं उनके प्रोटेक्शन और वाइज यूज़ के लिए, यानी कि अगर हम रामसार साइट्स को हम डिक्लेयर करते हैं वेटलैंड्स को, तो हमें उनकी प्रोटेक्शन, उनकी कंजर्वेशन और उनके प्रमोशन के लिए सरकार को कदम उठाने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं, ऑड पूछा हुआ है, एक तरफ आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर्स पहचानने। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ग्लैंड में मिलेगा, नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रोम में इसका मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में मिलेगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आपको ब्रसल्स में मिलेगा। तो ऑड आपको पहचानना था, तो इसमें से केवल एक ही ऑड है, वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो सही है, बर्लिन में मिलेगा। जबकि फूड एंड एग्रीकल्चर आपको देखें तो रोम में मिलेगा, नेटो आपको कहाँ मिलेगा, ब्रसल्स में मिलेगा, और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आप कहते हैं कि भैया बहुत जल्दी जल्दी आप बोलते हो, थोड़ा धीमे बोलिए। तो देखिए, जहाँ भी समझाने की बात होती है कोई कॉन्सेप्ट, वहाँ मैं आपको बहुत तसल्ली से, प्यार से, धीरे धीरे समझाता हूँ। बट ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें अगर हम ये सीधी याद करने वाली चीज़ है, तो ऐसे पार्ट्स को हम थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि जो भी इनमें बताने वाली चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे से ही आगे बढ़े। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एशिया का जो पावर इंडेक्स निकाला जाता है 2021 में, उसमें भारत की रैंक क्या थी, और दूसरा जो ग्लोबल राइट्स इंडेक्स है यानी कि जो बाल अधिकारों का जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो बताइए। तो अगर हम देखें तो उस समय ये जो है, इसका आंसर तो वैसे नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जो 2020-21 का सूचकांक था उसमें जो रैंक थी वो 113 थी, ठीक है। और अब अगर हम 21 की बात करें, 2021 की लेटेस्ट इंडेक्स की बात करें, तो हमारी उसमें रैंक 112 है एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद माफ कीजिएगा, इसमें एशियन पावर इंडेक्स में नहीं है, ये जो रैंक है हमारी एशिया पावर इंडेक्स में कौन सी है, चौथी है, फोर्थ रैंक है। और जो 2020-21 में थी हमारी 113वीं रैंक थी चाइल्ड राइट्स में, ठीक है। और अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, थोड़ी सी अच्छी हो गई है, 112 हो गई है। तो आपको लेटेस्ट याद रखना चाहिए। तो लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अगर हम देखें तो फोर्थ कंट्री है इंडिया, एशिया की सबसे पावरफुल। और अगर बच्चों के अधिकार के बारे में बात करें तो जो लेटेस्ट रैंक है हमारी वो 112 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो यूएनईपी है यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, वो कौन सी रिपोर्ट नहीं निकालता है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स यानी कि ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट और एमिशन गैप रिपोर्ट, कौन सा नहीं करता है। तो ये ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर आपने देखा अभी ऊपर। बताइए कौन सा, कहाँ है उसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है 2020-21 की, उसमें भारत की रैंक क्या थी, और साथ में जो एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020-21 का सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या थी। तो अगर हम देखें तो उसमें भारत की रैंक 43वीं थी और एक्सक्लूसिव इंटरनेट में 46वीं थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये निकालता कौन है, बेसिकली आईएमडी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2021 का, उसमें भारत की रैंक क्या थी। और साथ में आपसे पूछ रहा है कि ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2021 में क्या थी। और साथ में आपसे पूछ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक 2021 में क्या थी। तो अगर हम बात करें तो मैं आपको लेटेस्ट बता देता हूं। देखिए लेटेस्ट अगर हम बात करें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में अगर हम देखें तो 48वीं है। और अगर हम बिजनेस इंडेक्स में देखें तो 63वीं है। तो ये आपको लेटेस्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ ऑड वन आउट, आपको ऑड ऑप्शन चुनना है इसमें से। तो वासुदेव कमेटी आपकी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन यानी कि प्रतिभूति लेन देन के लिए बनी थी। वाईबी रेड्डी कमेटी एनबीएफसी सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। अरुण सुंदराजन कमेटी आपकी टेलीकॉम सेक्टर दूरसंचार क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए बनी थी। जानकी रमन कमेटी आपकी इनकम टैक्स रिबेट यानी कि आयकर छूट की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा हो गया, सी वाला हो गया, क्योंकि यही एक सही है, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। वासुदेव कमेटी जो है वो आपके एनबीएफसी के रिफॉर्म्स के लिए बनी थी। वाईवी रेड्डी कमेटी जो है आपकी आईटी रिबेट के लिए बनी थी। और जानकी रमन जो है वो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस के लिए बनी थी। देखिए एनबीएफसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत में दो तरीके के इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स रिटेल लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और साथ में लोन्स देते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकती, वो हर किसी से पैसा नहीं ले सकती क्योंकि वो उनके पास लाइसेंस नहीं होता। लेकिन फिर भी एनबीएफसी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, सरकार की सिक्योरिटीज़ को खरीदती हैं। साथ में कोई भी अगर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी फाइनेंसिंग काफ़ी बड़ी है और बैंक्स के पास पैसा नहीं है, तब वहाँ पे एनबीएफसी से भी फंडिंग ली जाती है, ठीक है। इसलिए ये अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कौन सी स्कीम जो है इसमें से नहीं बनाई है, नॉट पूछा हुआ है इसमें, कौन सी नहीं बनाई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, किसान विकास पत्र, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो अगर हम देखें डी वाली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑड आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे जो स्कीम्स है यानी कि योजनाओं के लॉन्च का जो वर्ष है वो आप में ऑड बताना है। मेक इन इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना। तो अगर हम देखें तो बी वाला इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा। और ये है क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि ऊर्जा की जो सप्लाई है भारत में अगर हम देखें तो वो काफ़ी गाँव में अब तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, लेकिन पहले नहीं था। तो ये 2015 के आसपास ये स्कीम आई थी जहाँ पे ये सब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपसे बिहार के बजट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस, वो है, उसमें एनुअल इंक्रीज कितना हुआ है 21-22 में, अगर हम देखें 19-20 के कंपैरिजन में, तुलना में कितना हुआ है। और साथ में जो करंट प्राइस पे वो कितना है टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे अगर हम देखें 21-22 का, तो वो कितना प्रोजेक्टेड है, अनुमानित कितना है, वो आपसे पूछा है। तो जो इंक्रीज हुआ है वो 11% का हुआ है और जो अनुमानित है वो है 7,57,026 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 2020-21 में जो कुल व्यय है यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना अनुमानित है, एस्टिमेटेड है। और साथ में जो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है 19-20 के कंपैरिजन में वो कितना है, कितना अनुमानित है इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर बिहार के
बजट में अगर हम देखें तो जो अनुमानित कुल व्यय है वो 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें इंक्रीज अगर हम पिछले वर्ष से देखें तो 23% के आसपास होगा। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मैंने पहले भी बताया, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो है पूंजीगत एक्सपेंडिचर आपका होता है, पूंजीगत व्यय जो होता है, तो इसमें आप एसेट्स क्रिएट करते हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, ये सब आपने बनाया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो जनरल काम काज रोज अगर मान लो सरकारी दफ्तर में स्टेपलर खरीदना है, पेन खरीदना है, या सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, तो इसको मिला के टोटल एक्सपेंडिचर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा टोटल रिसीट 2021 में कुल प्राप्तियां अधिकारियों उधारियों को छोड़ के, माफ कीजिएगा, बोरोइंग्स को छोड़ के वो गिर गई हैं कितने करोड़ रुपए से। अगर हम कंपेयर करें तो पिछले सालों में कितने से टोटल बोरोइंग्स कम हुई हैं 2021 के बजट में जो बिहार में बताया गया है, तो कितनी कम हो गई हैं वो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि वो 9,684 करोड़ रुपए जो है डिक्रीज हो गई, और इसका जो प्रतिशत है वो कितना है 5% से ये घट गई है। नेक्स्ट आपसे सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। करेक्ट ऑप्शन बिहार के बजट में 2021 में अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू डिफिसिट है, यानी कि जो राजस्व का घाटा है, वो 5,187 करोड़ अनुमानित है 2021 में। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो वो 5,817 है, या फिर 5,871 है, या फिर 5,178 है। आपको इसमें से चुनना है कि राजस्व घाटा एक्चुअली में है कितना, रेवेन्यू डेफिसिट। तो अगर हम देखें तो ये 5,187 करोड़ के आसपास अनुमानित है, ए वाला है इसका आंसर। और टोटल एस्टिमेट अगर हम देखें तो 0.8% जो है वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये है। तो ये परसेंटेज और एग्जैक्ट फिगर्स आपको पता होना चाहिए। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट कैसे होता है, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, यानी कि जितना वो वाली बात है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीट्स आपकी कम होंगी, यानी कि आपकी आमदनी कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। मान लीजिए आप सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, या आप कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, या फिर आप पेपर्स खरीद रहे हैं, प्रिंटर्स खरीद रहे हैं, तो ये आपका जो है ज़्यादा है। और जो आपको रेवेन्यू रिसीट्स हैं, यानी कि अगर आपका जो टैक्स कलेक्शन है या फिर नॉन टैक्स कलेक्शन कहाँ से, जैसे फीस आपने बनाई, टोल आपने बनाए, तो ये जो है इसके बीच का जो अंतर है वो आपको रेवेन्यू डेफिसिट तक ले जाता है। नेक्स्ट आपको करेक्ट पूछा है रिवाइज्ड एस्टीमेट, यानी कि जो संशोधित अनुमान है पिछले वर्ष के, उसके हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो राजकोषीय घाटा है, वो जीएसडीपी के 6.7% है, या फिर 6.77% है, 6.78% है, या 9% 79% है। इतने करीबी ऑप्शंस आपको जब आते हैं तो आपको एग्जैक्ट अगर पता नहीं है तो आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये 6.77% है। देखिए इन सब चीज़ों की रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, बिना रिवीजन करे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसमें क्या मिलेगा, आपको पिक्स मिलेंगी। देखिए वीडियो देखने में 1.5 घंटा लगता है। आई कैन टेल यू कि एग्जाम के दिन सुबह आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, पहले आप इसको 2-3 बार जरूर देखिए। और जब आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो अगर आपके सामने एक पिक होगी एक साथ, तो आप उसको रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है गलत विकल्प आपको चुनना है। बिहार के संबंध में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो वर्तमान में 16 हैं बिहार के लिए। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा है बिहार की, उसमें टोटल सीट 243 हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट, उसके लिए जो बिहार की जो है वो 6 सीटें हैं। और उसके बाद जो अगर हम शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें वो 40 है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऊपर लोकसभा की बात कर रहे हो, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें नन ऑफ दीज इसका आंसर है, सभी ऑप्शन इसमें ठीक दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो बिहार है उसमें कितने डिवीजन है, यानी कि कितने प्रमंडल बनाए गए हैं, और साथ में जो एवरेज एलिवेशन है, यानी कि औसतन ऊंचाई है समुद्र तल से, सी लेवल से, वो बिहार राज्य की कितनी है। तो अगर हम देखें तो बिहार में 9 जो है डिवीजन हैं, और जो एवरेज ऊंचाई है वो 52.73 यानी कि 552.73 मीटर्स है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी कि जो देशांतरीय विस्तार है बिहार राज्य का, स्टेट ऑफ बिहार का, वो कितना है। तो आपको इनमें से दिए हुए नंबर्स में से पहचानना है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, पहचानिए कौन सा इसमें से है। तो अगर हम देखेंगे तो ये सी वाला है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे। ठीक है, बिहार जो है ईस्ट वाले पे ही आता है, इंडिया के पार्ट पे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है सेक्स रेशो, आपको बिहार का बताना है। लिंग अनुपात 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार कितना है, और साथ में वो डिस्ट्रिक्ट आपको बतानी है जिसमें हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो लिंग अनुपात आपको मिलता है। तो बिहार में अगर हम बात करें तो 2011 की अगर हम बात करें तो 918 था, माफ़ कीजिएगा। और गोपालगंज में आपको सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो मिलेगा। कैसे कैलकुलेट होता है सेक्स रेशो, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे। ठीक है, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है, उससे सेक्स रेशो हमारा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि
जो डेंसिटी है यानी कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हाईएस्ट कौन सी है डिस्ट्रिक्ट और सबसे लोएस्ट कौन सी है पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार राज्य में, नाम बताना है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। अब वो चेंज हो सकता है, बहुत सारे सर्वेज बाद में भी होते हैं, लेकिन आपको 2011 के हिसाब से बताना है। तो जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला है वो इसमें कोई भी नहीं है, गलत है। हाईएस्ट डेंसिटी वाला आपको कौन सा मिलेगा, कैमूर मिलेगा, और जो लोएस्ट डेंसिटी वाला है आपको शिवहर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपसे पूछा है जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लीस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में कौन सा है, ये आपको बताना है। तो जो सबसे बड़ा जिला है वो वेस्टर्न चंपारण पश्चिमी चंपारण है, सबसे छोटा आपको शेहोर मिलेगा, और जो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो आपको शेखपुरा मिलेगी। भी आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो लोक नृत्य है, जो एक प्रमुख फोक डांस है, वो कौन सा बिहार का नहीं है, बखूली, समा चरकेवा, डोमकच या फिर जाट जतिन, या नन ऑफ दीज। तो ये सारे ही बिहार के हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए जो फोक डांस है उसमें आपको दो चीज़ें याद करनी है। एक तो नाम तो पता ही है, नाम के साथ आपको कौन सी दो चीज़ें याद करनी है कि वो होता कहाँ पे है, बेसिकली रीजन या स्टेट आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको याद क्या करना है कि वो किस लिए होता है, उसका जो मतलब उद्देश्य है, हार्वेस्ट पे किया जाता है, शादी ब्याह में किया जाता है, या किस लिए किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में कौन सी जनजाति अगर उससे रिलेटेड है, कोई अगर शेड्यूल, अगर कोई ट्राइब उससे रिलेटेड है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगला आपसे ऑड वन आउट पूछा है, तो नचारी लोकगीत, दीन भद्री लोकगीत, बीजा मेल लोकगीत और पोवाड़ा लोकगीत आपको बताना है ऑड वन आउट इसमें से कौन सा है। तो इसमें से डी वाला हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब बिहार के हैं, लेकिन पोवाड़ा जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है टेम्पल आपको सोनपुर में मिलेगा, चौमुखी महादेव आपको पटना में मिलेगा, विश्व शांति स्तूप आपको राजगीर में मिलेगा, और हरिनाथ का मंदिर जो है आपको वैशाली में मिलेगा। करेक्ट आपको बताना था, तो इसमें से विश्व शांति स्तूप जो है आपको राजगीर में ही मिलेगा। जबकि चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो वो आपको पटना में मिलेंगे, चौमुखी महादेव आपको वैशाली में मिलेंगे, और हरिनाथ जी का जो टेम्पल है वो आपको सोनपुर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं, गलत विकल्प आपको चुनना है। तो जो बिहार राज्य है उसकी जो अररिया डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल से उसका जो है बॉर्डर लगता है। सिवान डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से लगता है, गोपालगंज की अगर हम बात करें तो झारखंड से लगता है, और पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से लगता है। इनकरेक्ट बताना है, तो ये जो है सी वाला इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार झारखंड से कनेक्टेड नहीं है। अगला देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रिवर्स है, नदियों का जो उद्गम है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, वो कौन सी नदी है जो महाभारत रेंज से जो नेपाल में है वहां से नहीं निकलती। तो मतलब बिहार की वो कौन सी नदी जो महाभारत रेंज से नहीं निकलती, वो आपको बतानी है। भागमती, कमला, महानंदा या फाल्गु रिवर। तो अगर हम देखें तो फाल्गु इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटो यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से ये रिवर निकलती है। नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट बताना है, आइडेंटिफाई करना है। एक तरफ आपको इंडस्ट्रीज दे रखी है, दूसरी तरफ आपको लोकेशंस दे रखी हैं उद्योगों की। तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर आपको मुंगेर में मिलेगा, लोह की यानी कि आयरन आपको गया पूर्णिया में मिलेगा, रेल इंजन की मरम्मत रिपेयर वर्क्स आपको जमालपुर में मिलेगा, और तसर रेशम सिल्क आपको भागलपुर में मिलेगा। इनकरेक्ट आपको बताना था। तो अगर हम देखें तो इसमें से ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो आपकी बरौनी में आपको मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है मेजर हाईवेज यानी कि जो बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं, तो आपको बताना है जो 57 है, 57 है वो छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है, 85 है दरभंगा से जामनगर को जोड़ता है, 102 छपरा से मुजफ्फरनगर को जोड़ता है, और 105 मुजफ्फरनगर से पूर्णिया को जोड़ता है। आपको सही विकल्प यानी कि करेक्ट ऑप्शन चुनना था। तो अगर हम देखें तो ये सी वाला ठीक है, 102 जो है छपरा से मुजफ्फरनगर को जोड़ता है। जबकि अगर हम बात करें तो छपरा से गोपालगंज को 85 जोड़ता है, दरभंगा से जामनगर को 105 जोड़ता है, और मुजफ्फरपुर से पूर्णिया को जो है 57 जोड़ता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो करंट प्राइस पे यानी कि जो वर्तमान मूल्य है उसमें जो जीएसडीपी है यानी कि राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से वो 19-20 में कितना रहा था, ये आपको पहचानना है। तो इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना रहा था, 6,11,804 6,11,804 करोड़ रुपए ये रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान यानी कि करंट प्राइसेस पे आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितना था वो। तो अगर हम देखें तो 5,62,710 करोड़ था। देखिए जो नेट होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तब आपको नेट मिलता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे अगर आपने एक मशीन लगाई है
तो हर साल उसकी कुछ ना कुछ कीमत घटेगी। तो वो जो मान लीजिए 100 रुपये की आपने लगाई, लेकिन मान लीजिए 2021-20 में आपने 100 रुपये की लगाई, 2021 में उस मशीन की कीमत जो है 80 रुपये रह गई, और यहाँ पे जो आपने टोटल प्रोडक्शन किया मान लीजिए वो 100 रुपये का रहा। तो अगर हम टोटल इस वैल्यू की बात करें तो वो होनी कितनी चाहिए, 200, लेकिन है कितनी, 180, क्योंकि 20 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये आपकी ग्रॉस जीडीपी हो गई और ये आपकी नेट जीडीपी हो गई। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, लेकिन मतलब आपको समझ में आ जाएगा, इस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई यानी कि विद्युत, गैस और जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाओं में जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट रही है 19-20 में बिहार में कितनी रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि जो विनिर्माण है उसमें वृद्धि दर कितनी रही है 19-20 में, आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 में जो बताया गया है। तो बताइए, तो इसमें से 20.3 20.3% आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और यूटिलिटी में रही है, और मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो 11.4% रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, गलत विकल्प आपको चुनना है। भीम बंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में मिलेगी, विक्रमशिला आपको भागलपुर में मिलेगी, परमान जो है डॉल्फिन सेंचुरी वो जमुई में मिलेगी, और गोगा बील जो है वो आपको कटिहार में मिलेगी। इसमें से गलत आपको चुनना था, तो इसमें जो सी वाला जो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको जमुई में नहीं अररिया में मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा है, कब तक बढ़ाया है, डेट आपको बतानी है। और जो ऑटो डेबिट पेमेंट है यानी कि अपने आप कटने वाली जो डेबिट पेमेंट्स होती हैं, ऑटो डेबिट का मतलब आरबीआई ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, कितने महीने से उसको एक्सटेंड किया है। तो अगर हम देखें उसकी प्रोसेसिंग को एक्सटेंड कर दिया है, तो 30 मई, 30 जून, 6 महीने, 3 महीने, तो 30 मई तक ये जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी स्कीम है उसको एक्सटेंड किया, और ऑटो डेबिट की फैसिलिटी 6 महीने। ये जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी गारंटी स्कीम है ये है क्या, देखिए कोरोना काल में बहुत सारी एमएसएमईज जो हैं वो बंद होने के कगार पे आ गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं था, लेबर नहीं थी, डिमांड नहीं थी। तो इन्होंने जो लोन्स ले रखे थे बैंक से, कोलैटरल दे के लोन लिए जाते हैं, गिरवी रख के लोन लिए जाते हैं, तो बैंक क्या करता है, अगर आप दे नहीं पा रहे हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर आपने नहीं दिया है, तो आपकी 1 2 3 बोल देता है, यानी कि नीलामी बोल देता है। तो उससे बचाने के लिए जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है गवर्नमेंट ने दी थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो ये पार्ट था, और उसके अंदर जो है आपको कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे, यानी कि बिना आप कुछ रखे आपको लोन दिए जाएंगे, और इसकी गारंटी कौन देगा, सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, यानी कि कैपिटलाइजेशन किया है, किसमें, निवेश नहीं कहेंगे उसको, निवेश तो इन्वेस्टमेंट होता है, बट इन्फ्यूजन किया है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है 4 स्टेट ओन लेंडर्स में, यानी कि जो केंद्र मतलब जिन जो सरकारी बैंक है उनमें किया है। तो कौन सा इनमें से नहीं है आपको बताना है, जो 4 बैंक जिनमें किया उनमें से कौन सा नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें तो डी वाला इसमें नहीं है, क्योंकि सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के साथ यूको बैंक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन क्यों करना जरूरी है, यानी कि कैपिटलाइजेशन करना बैंकों का क्यों जरूरी है। देखिए, बैंक्स जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के, पूरी इकोनॉमी के बैकबोन्स होते हैं। बैंक में ही पैसा आप डालने जाएंगे और बैंक ही जो है दूसरों को लोन देगा। लेकिन अगर बैंक के एनपीएस बढ़ गए, यानी कि उनकी जो उनके पास पैसा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एनपीए ही खराब नहीं होते हैं बैंक के। बैंक जो है हर लोन के अगेंस्ट एक प्रोविजन रखता है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का लोन बैंक ने दिया, तो आरबीआई और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उसको अपनी कैपिटल में से, बैंक की जो खुद का पैसा है उसमें से लेट सपोज 10 करोड़ रुपए प्रोविजनिंग रखनी पड़ती है, कि अगर ये पैसा नहीं आता है तो ये पैसा किसका है, ये लोगों का पैसा है, यही तो पैसा दिया है बैंक ने। तो अगर ये पैसा नहीं आता है तो बैंक अपनी कैपिटल में से 10 करोड़ रुपए जो है लोगों को देगा, मतलब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये पैसा नहीं आया तो 100 करोड़ तो ये गए, और 10 करोड़ ये भी बैंक नहीं दे सकता आगे किसी को लोन। तो बैंक की कैपिटल, बैंक में क्या होता है, बैंक में इन लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, और जैसे ही लिक्विडिटी की कमी होती है बैंक में, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, मार्केट में पैसा जो है ज़्यादा दरों पे मिलता है। उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सारा रिलेशन पता होना चाहिए हर चीज़ के बीच में, इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर इन बैंक्स को रिकैपिटलाइज भी करती रहती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, बेसिकली F1 रेस जो हुई थी 2021 में, उसको किसने जीता है, और साथ में जो चिल्ड्रन बुक डे था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस था, उसको मनाया गया था 2 अप्रैल को, तो कौन सी थीम थी उसकी। तो आप बताइए कौन जीता है इसमें, और थीम बताइए। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीता कौन है, लुइस हैमिल्टन है, वो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं। और ये जो थीम थी वो द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स थी। ठीक है, तो थीम थी जो म्यूजिक ऑफ वर्ड्स थी, शब्दों का जो
म्यूजिक है वो इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसमें एक चीज़ आप मुझे बताइए कि लुइस हैमिल्टन ने हराया किसको था। ठीक है, ये जीते तो है लेकिन ये हराया किसको था, ये आपको मुझे बताना है। अच्छा देखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करते हैं या कहीं और भी अटेम्प्ट करते हैं, तो एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से उस पर देखना चाहिए कि जैसे चिल्ड्रन बुक डे है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये वाला भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के। उनका नाम आपको बताना है और साथ में डीजी बनाए गए हैं, महानिदेशक नियुक्त किया है किसका, ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। उनका नाम आपको बताना है, शशि शंकर, अनुराधा प्रसाद, सुभाष कुमार, मुखमीत एस भाटिया, शशि शंकर या सुभाष, तो इनमें से पहचानना है आपको। तो अगर हम देखें तो बी वाला, तो सुभाष कुमार जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, और मुखमीत एस भाटिया जो है डीजी बने हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 51वां, वो किसको दिया गया है हाल ही में, और साथ में जो जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यहाँ फोरम नहीं लिखा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको, उसमें भारत की रैंक आपको बतानी है कितनी है। तो अगर हम देखें तो ये नन ऑफ दी अबव इसका हो जाएगा, क्योंकि ये जो अवार्ड दिया गया है ये रजनीकांत जी को दिया गया है, पहली बात तो, और साथ में जो हमारी रैंक है अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखें जेंडर गैप इंडेक्स में, तो बड़ी ही खराब रैंक है, 140वीं रैंक है हमारी, 156 के अंदर टोटल कंट्रीज हैं उसमें इसकी 140वीं रैंक है। तो ये भी आपको, चाहे आप इंटरव्यू का क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो, मेंस का क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे तो आपके आंसर में थोड़ा वजन आएगा। देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने पहली भारत की, माफ कीजिएगा, इन्होंने भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी, भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी वो बनाई थी, जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और इन्हें भारतीय सिनेमा का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेटीएम मनी ने एक नई रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटी खोली है, वो कौन सी सिटी में खोली है, उस सिटी का आपको नाम बताना, और साथ में उत्तर प्रदेश की कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, जिसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट किया है। तो पुणे, गाजियाबाद, नागपुर, गोरखपुर बताना है आपको। तो पुणे में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी खुली है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे गाजियाबाद। अब ये लिस्ट करने का मतलब क्या होता है, एक कंपनी आपने मान लीजिए बनाई, अब ये कंपनी 100% आप ओन करते हैं, अब आपने प्रोडक्शन किया, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद में आ रहा है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो आपको अपनी कंपनी का एक्सटेंशन करना है, प्लांट लगाना है, या और भी आपको पैसा चाहिए कुल मिला के। तो आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, एक के आपके पास, एक तो इक्विटी का ऑप्शन होता है कि आप किसी को अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना लें, भागीदार बना लें, और उसके खिलाफ आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, वो आपको चुकाना नहीं पड़ता, वो पैसा आपका होगा क्योंकि आपने अपना स्टेक बेच दिया। लेकिन दूसरा क्या होता है, डेट होता है, यानी कि आप कर्जा ले लें कि 100% कंपनी के मालिक आप ही रहेंगे, लेकिन आपने डेट ले लिया, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो डेट वापस भी करना पड़ेगा। तो जनरली जो कंपनीज होती हैं वो डेट लेना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उनसे डेट लेने से उनके जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो वो क्या करती है, इक्विटी को बेचती है लोगों को। तो इक्विटी बेचने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप बिना लिस्ट करे इक्विटी बेच दें। लेट सपोज आप हैं और आपके भैया हैं, ABC आपके दोस्त हैं कुछ, तो आपने बोला भैया मेरी कंपनी है और बढ़िया चल रही है, आप देख लो, और उसमें आप जो है स्टेक खरीद लो। तो भैया ने बोला ठीक है भैया हमें 10% का स्टेक दे दो, इसने भी 20% ले लिया, इस तरीके से आपने बेच दिया। लेकिन ये तो आपका नेटवर्क लिमिटेड ही है ना, लेकिन अगर आपको वाइडर मार्केट, काफ़ी विस्तृत मार्केट का अगर आपको एक्सेस चाहिए, तो आपको अपने आप को किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना होता है। तो भारत में अगर हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE ये दोनों हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिस्ट हो सकते हैं। लिस्ट होने के बाद जैसे आप एयरटेल देख लीजिए या रिलायंस देख लीजिए, इन सबके शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। तो इसे हम इसलिए लिस्टिंग करना जरूरी होता है कि आपको पैसा मिल सके और उस पर आपको ब्याज भी ना देना पड़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर यानी कि अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया RBI के गवर्नर को ब्रिटानिया इंडस्ट्री का, तो वो गवर्नर कौन है जिनको किया गया। दूसरा जो अंबोली बायोडाइवर्सिटी साइट है उसको हेरिटेज साइट अभी डिक्लेयर किया गया है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम देखें तो ये उर्जित पटेल जी हैं जिनको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया, और महाराष्ट्र में ये आपको साइट मिलेगी। एडिशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए किसी भी कंपनी को जब आप गठित करते हैं तो उसके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और मतलब आप ही उसके मालिक हैं। हाँ, एक छोटे लेवल तक एक आदमी मालिक रह सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें लेट सपोज कुछ 15 डायरेक्टर होने चाहिए, ऐसा बोल दिया। और इसमें भी ये होता है, अब 15 डायरेक्टर होने चाहिए, लोग क्या करेंगे कि अपने ही भाई चाचा बहनों को सबको रख लेंगे डायरेक्टर, लेकिन
क्योंकि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोगों का भी पैसा लगेगा, तो इसलिए बाहर के किसी व्यक्ति का डायरेक्टर होना भी जरूरी है, तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे तो एडिशनल डायरेक्टर की बात हो रही है खैर, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति है, उसमें आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने एक न्यूनतम मात्रा सेट कर रखी है कि भाई 15 में से 5 तो आपके होने ही चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इन पांचों डायरेक्टर्स की मर्जी के बिना, मान लीजिए चलो 10 आपके इंटरनल हो गए, 5 आपके एक्सटर्नल हो गए, फिर भी आप ये कहेंगे कि भाई मेजोरिटी तो हमारी है। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सब मिलके ये बोलते हैं कि भैया नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है, इन्वेस्टर्स के हक में नहीं है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्टर्स का। तो पूरी कंपनी के जितने भी कामकाज होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग होती है, उसमें जो एजेंडा होता है वो प्रस्तुत होता है, और हर एजेंडा पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सलाह से ही काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट अभी बनाई है वो किस संस्थान ने बनाई है, और साथ में जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है, यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है, उसके जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम आपको बताना है। तो ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट और ये जितना भी डिफेंस है वो कौन बनाता है? जनरली डीआरडीओ बनाता है। और पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की जो अभी नई चेयरपर्सन बनी है वो मल्लिका श्रीनिवासन बनी है। ठीक है, ये सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सुपारी पलाना है, एक किताब का नाम है, वो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखी है, तो वो उसको लॉन्च किया गया था, वो किसने लॉन्च किया उसको? और दूसरा, भारत का जो पहला फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड यानी कि पूर्ण विद्युतकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा है? रेलवे जोन्स बटे हुए हैं हमारे, काफी सारे रेलवे जोन्स हैं, तो कौन सा फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है? तो ये जो किताब का लॉन्च किया गया था, ये हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया गया था, वेंकैया नायडू जी द्वारा। और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जो है फुल इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है माई एनईपी 2020 पोर्टल का उद्घाटन किया गया है अभी, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल बेसिकली। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल नाम है इसका, और इसका शॉर्ट फॉर्म माई एनईपी 2020। तो ये किसने लॉन्च किया है? कौन सी केंद्रीय मंत्री ने इसको लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन या हर्षवर्धन जी? तो अगर हम देखें तो रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये है क्या बेसिकली? ये पोर्टल क्या करेगा? जो हमारे नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स है, यानी कि जो टीचिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बनाएगा और उनको बनाने में जो बाहर के लोगों की जो कोई अगर किसी की कोई एडवाइस है तो उसको भी वो इसमें इंक्लूड करेगा। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फोन पे ने अभी एक फास्टैग इशू किया है, जारी किया है, तो वो कौन से बैंक के साथ मिलकर किया है? और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो आदिल जैनुल भाई हैं उनको रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किसका किया गया है? तो ये जो कार्ड है ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा फोन पे ने मिलके स्टार्ट किए हैं और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये बनाए गए हैं। देखिए फास्टैग क्या है? बेसिकली एक आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी टैग होता है। आपने कार की शील्ड पे इसको लगा लिया, इसमें आपने मोबाइल की तरह रिचार्ज कर दिया, जब भी आप टोल नाके से निकलेंगे तो ये आपकी आईडी रीड करके पैसे काट लेगा। आपको अलग से रुक के और पैसे देने की इसमें जरूरत नहीं है, हालांकि ये होता नहीं है बट फिर भी ठीक है। और ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये क्या करती है? भारत में जितना भी प्रोडक्टिविटी है उसकी क्वालिटी को चेक करना, बेसिकली एक्रीडिएशन करती है ये एंटिटी। और ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट की भागीदारी भी है और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी है। कौन कौन है प्राइवेट सेक्टर से? एक तो एसोचैम है, एक कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई है, और एक फिक्की है। ये तीनों जो है इसमें पार्टनर हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अनियन मिथुन जो है उन्होंने रिसेंटली स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में, तो वो कहाँ हुई थी? एक तो ये आपको बताना है। और इसामू आकासाकी जो है एक नोबेल लॉरिएट है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको कौन सी फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो अगर हम देखें तो ये जो वुशु चैंपियनशिप हुई थी ये नेपाल में हुई थी और फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला। वुशु क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का मार्शल आर्ट्स होता है। जैसे आपने देखा कुंफू एक मार्शल आर्ट होता है, कलारी पाइट एक मार्शल आर्ट होता है, ऐसी वुशु भी एक मार्शल आर्ट होता है। और इसामू नसाकी को फिजिक्स में जो है सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में बेसिकली इन्होंने काम किया है, तो इसमें इनको मिला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है रिसेंटली जिसने यूपीआई पे 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस क्रॉस किए रिसेंटली? और साथ में किताब है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, उसको अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, तो उसके ऑथर यानी कि लेखक का नाम आपको बताना है। तो अगर ये क्रॉस वाले अगर हम देखें तो इसमें फोन पे ने इस फीट को अचीव किया, 1 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के ऊपर ये वो किया है। और साथ में जो ये किताब के लेखक है वो नितिन गोखले हैं। देखिए यूपीआई क्या है? यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है एक तरीके का ये। इसमें होता क्या है कि कहीं से भी आप पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं फोन के द्वारा। ठीक है, फोन के द्वारा। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक साधन है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कलिंग रत्ना सम्मान
एक दिया गया है वो कौन से राज्य के गवर्नर को दिया गया है, वो पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा जो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइए। तो ये जो गवर्नर है, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जिनको ये दिया गया है कलिंग रत्न सम्मान। और ये होते क्या है, बेसिकली एजुकेशन फील्ड में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों ने काम किया है उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है। और विराट कोहली जो आपने देखा होगा वो डिजिट डिजिट वाला ऐड करते हैं, नाचते गाते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, पूछ रहा है कि भारत का जो लार्जेस्ट तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो प्लांट है, सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है रिसेंटली। और दूसरा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो तेलंगाना, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो तेलंगाना में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी रिसेंटली की है। और फंक्शनल कहाँ पे है अभी, फंक्शनल वाला जो है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा अभी रिसेंटली सेटअप है वो तेलंगाना में किया। और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल जो है ये सुविधा राजस्थान ने की, और ये किया किसने, एनटीपीसी ने इसको स्थापित किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अगला देख लेते हैं, यूक्रेन में एक रेसलिंग यानी कि कुश्ती की चैंपियनशिप हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता था इंडियन ने, उसका नाम आपको बताना है। और साथ में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की एक कॉन्फ्रेंस है, उसको किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, तो आपको बताना है। तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, कौन है इसमें से, तो विनेश फोगाट जी हैं जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है यूक्रेन में। और साथ में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, माफ कीजिएगा वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर तो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसको इनॉग्रेट किया। और ये है क्या बेसिकली ग्लोबल बायो, ये नेशनल बायो जो हमारी नेशनल बायो टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी है, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी। और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो इंडिया का एक्सपेंशन है, इंडिया को आगे बढ़ना है, उसके लिए हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये इसका सेकंड एडिशन है, दूसरा अध्याय अभी रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, वुमेन विल प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया था, किस सोशल मीडिया ऐप के द्वारा किया गया था। और अंशुमन सिंह जो है गवर्नर थे पहले स्टेट के, वो रिसेंटली उनका निधन हो गया है, तो वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे अंशुमन सिंह, बताइए। तो ये जो वुमेन विल है ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, यानी कि नारियों को, महिलाओं को रोजगार और उनको स्वरोजगार, उन खुद के एंटरप्राइज चलाने के लिए ये किया गया है। मार्च 8 यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को इसको लॉन्च किया गया था। किसने किया था, ये आपको फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है। और अगर हम अंशुमन सिंह की अगर हम बात करें तो ये जो है राजस्थान और गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। माफ कीजिएगा, इसको गूगल ने किया है, फेसबुक ने नहीं किया है। दोबारा बता देता हूं, जो वुमेन विल प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किसने किया है, गूगल ने किया है, ठीक है, फेसबुक ने नहीं किया। और अंशुमन सिंह जो है राजस्थान और गुजरात के थे, तो इसलिए आंसर इसका ई ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सिंगोरगढ़ जो फोर्ट है, किला है, उसका जो इनॉग्रेशन है, कंजर्वेशन यानी कि पुनरुद्धान का जो या संरक्षण का जो कार्य है उसको इनॉग्रेट किसने किया। और साथ में जो उन्नति स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने किया है, उसका नाम आपको पहचानना है। तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और साथ में एचडीएफसी बैंक ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम क्या है, ये भी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का एक प्रोग्राम है। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो मैत्री सेतु ब्रिज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसका उद्घाटन किसने किया था। और रिसेंटली जो BWF स्विस ओपन सुपर 300 का जो कंपटीशन हुआ था उसमें जो महिला एकल का फाइनल था वो किसने जीता था, सिल्वर मेडल जीता है उन्होंने, इंडियन शटलर है, उनका नाम आपको बताना है, यानी कि जो ये जो चिड़ी बल्ला होता है हमारा उसकी खिलाड़ी है, उसका आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था, काफ़ी बड़ा ये एक इवेंट भी हुआ था। और ये कौन सी रिवर पे है, ये फेनी रिवर पे है, मैत्री सेतु आपको फेनी रिवर में मिलेगा। और ये जो बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है वो पीवी सिंधु जी ने जीती है। अगला देख लेते हैं, सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम जो है कौन से राज्य ने निकाली है वो आपको बताना है। और उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन है वो आपको बताना है रिसेंटली। तो अगर हम देखें ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई है। यहाँ पे जो गरीब बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और साथ में जो नए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, तो उसकी थीम क्या थी इस बार की, वो थीम पहचाननी है आपको, वेटलैंड सॉइल, वेटलैंड वाटर, ह्यूमिडिटी सॉइल। तो ये वेटलैंड एंड वाटर इसकी थीम थी, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहली एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, नंबर ऑफ मेडल्स आपको बताना है। और नॉन EMV ATM से पैसा निकालने की जो कार्रवाई है वो एक बैंक ने बंद कर दी है, वो कौन से बैंक ने बंद करी है वो आपको बताना है। तो टोटल जो मेडल जीते थे वो हमारे 11 मेडल जीते हैं इस चैंपियनशिप में। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन EMV वाले जो ATMs है वहाँ पे बंद कर दिए। नॉन EMV वाले ATMs कौन से होते हैं, देखिए आपके अगर ATM कार्ड आपने देखा होगा पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, तो जो
मैग्नेटिक स्ट्रिप से जो कार्ड रीड करते हैं उनको ईएमबी वाले बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप को रीड करने वाले एटीएम्स बोलते हैं। और नॉन ईएमबी वाले कौन से होते हैं? कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप एटीएम में जाते हैं और कार्ड डालते हैं तो वो एटीएम कार्ड पकड़ लेता है आपका, वो छोड़ता नहीं है। और कहीं कहीं आप जाते हैं तो वो स्वाइप आप करते हैं और वो सारी जो है इन्फॉर्मेशन रीड कर लेता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है बोटैनिकल गार्डन, यानी कि शिवालिक रेंज में अभी एक प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए बोटैनिकल गार्डन बनाया गया है शिवालिक की रेंज में। वो कहाँ पे आपको मिलेगा? राज्य आपको बताना है। साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस, एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया है? तो बताइए। तो ये जो बोटैनिकल गार्डन है आपको उत्तराखंड में मिलेगा और कोस्ट गार्ड का ये 45वां स्थापना दिवस था 2021 में। अगला देख लेते हैं। जो महिंद्रा फाइनेंस के नए चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। और आदि महोत्सव जो एक हमारा राष्ट्रीय जनजातीय समारोह है, फेस्टिवल है, वो आदि महोत्सव वो किसने, अभी पीएम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया है। तो वो कहाँ किया है, कौन से हाट में किया है, तो बताना है आपको। तो अगर हम देखें तो इसके जो महिंद्रा फाइनेंस के चेयरमैन है वो अनीश शाह जी हैं और दिल्ली हाट में इसको किया है। ये है क्या? बेसिकली आपने देखा होगा ट्राइफेड की काफ़ी सारी स्कीम्स चलती हैं। ट्राइफेड क्या है? जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बी वैक्स हो गया, हनी बी हो गई, बीड़ी के पत्ते हो गए, टेंडू लीव्स हो गई, महुआ फ्लावर्स हो गए, इन सबको नेशनल लेवल के मार्केट और इंटरनेशनल लेवल के मार्केट तक पहुंचाने के लिए हम बहुत सारी एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो उसी में हमारी एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मनाई जाती है जिसका नाम आदि महोत्सव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि 2 कंट्रियों ने अभी रिसेंटली साइन किया है किसके लिए? सौर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। वो कौन सी कंट्री हैं? 2 आपको बताना है। तो वो इंडिया और बहरीन है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस जो है हीट ट्रांसफर का वो जीरो किस में होता है, यानी कि उसका जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो जीरो कौन सी प्रोसेस में होता है? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एडियाबैटिक में जो है वो जो उसका स्थानांतरण होता है यानी कि ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? क्लोज्ड प्रोसेस होती है। देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ गई चीज़ और यहाँ से फिर वापस आ गई, सिस्टम से बाहर नहीं गई कोई भी चीज़। अगर हम आइसोबारिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल की बात करें तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट रहती है वॉल्यूम, लेकिन हीट की नहीं। किसकी? यहाँ पे आपसे पूछा था हीट का, तो हीट वाला एडियाबैटिक हो गया। आइसोबारिक में आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा, कोरिक में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगी और थर्मल में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। हीट अलग होती है और टेम्परेचर अलग होती है। चलिए आप मुझे बताइए हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या होता है? हीट और टेम्परेचर में फ़र्क आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो थर्मामीटर वो स्टीफन लॉ पे बेस्ड है और दूसरा कौन सा थर्मामीटर जो है फीडबैक इफेक्ट पे बेस्ड है, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो है वो आपका स्टीफन्स लॉ पे है और थर्मोकपल थर्मामीटर जो है आपका वो फीडबैक इफेक्ट पे है। ये होते क्या हैं दोनों समझ लीजिए। देखिए, जो एक कोई भी ब्लैक बॉडी मान लीजिए, ब्लैक बॉडी वो होती है जो जितनी भी उस पर लाइट पड़ रही है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन एमिशन जीरो करती है। यानी कि क्या होता है जनरली, कोई किसी चीज़ को आप लोहे को गर्म कीजिए तो लोहे को गर्म करने के लिए आपने एनर्जी दी, उसने वो एब्जॉर्ब कर ली और उसके बाद वो उसको रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। बेसिकली एक मान लीजिए जैसे अगर आपने पानी का ग्लास रखा है और वो ठंडा पानी है, गर्मियों का दिन है, तो आपको बाहर उस पर ओस दिखेगी, तो कंडेंसेशन हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि पानी के अंदर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का अलग है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है जब भी एक ग्रेडियंट होता है, यानी कि जब भी एक डिफरेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 है, तो हमेशा 100 से 20 की तरफ जाएगा क्योंकि चीज़ें हमेशा इक्विलिब्रियम में 50-50 होना चाहती हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे सब चीज़ वो एब्जॉर्ब तो करती है लेकिन एग्जिट कुछ नहीं होता उसमें से। ठीक है, तो उसे हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब एक्चुअली में कोई भी जैसे ब्लैक होल्स हैं उसको हम ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें से कुछ भी इमिट नहीं होता। तो स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी ब्लैक बॉडी से हीट पावर का रेडिएशन जो है, किसी भी ब्लैक बॉडी का हीट पावर का रेडिएशन उसके जो एब्सोल्यूट उसका टेम्परेचर है उस समय उसके 4th पावर होगा। मतलब मान लीजिए टेम्परेचर अगर 2 है तो 2 की पावर 4 जो है वो उसकी हीट पावर रेडिएशन होगी। स्टीफन लॉ ये बोलता है। और फीडबैक इफेक्ट क्या बोलता है? मान लीजिए एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है और यहाँ का एक टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पे मान लीजिए 27 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए 20 डिग्री है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको हम सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इलास्टिक कोएफिशिएंट इसमें से उसकी मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशो है यानी कि उनका अनुपात है उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर हम इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो केजी पर मीटर सेकेंड में नापा जाता है और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है उसको हम यंग्स मॉडुलस
बोलते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे, सिद्धांत पे, कौन से पे काम करता है और साथ में 1 हॉर्स पावर में कितनी ऊर्जा होती है। मतलब 1 हॉर्स पावर अगर हम लिख रहे हैं, 1 हॉर्स पावर हम देखते हैं ना कि हॉर्स एचपी, इतने एचपी का इंजन है, उतने एचपी का इंजन है, तो उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो अगर हम रॉकेट की बात करें तो वो संवेग का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है और 246 कैलोरीज आपको 1 हॉर्स पावर में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराएं तो उसका जो वेट होगा उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, अनचेंज रहेगा या जीरो रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अनचेंज रहता है, वेट हमेशा अनचेंज रहता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी अगर सेम है और मास तो कांस्टेंट ही होता है, तो वेट भी आपका सेम ही होता है ऊपर से नीचे जाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि जो बॉडी की कैपेसिटी है काम करने की, उसकी पोजीशन और स्टेट के हिसाब से उसको हम क्या बोलते हैं। मतलब किसी बॉडी में कैपेसिटी है कि वो काम कर सकता है, कर नहीं रही है लेकिन उसमें कैपेसिटी है, तो इस पोजीशन को या इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल या पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे आपने पेंडुलम लिया, पेंडुलम को अभी ये रेस्ट पे है, इसकी एनर्जी 0 है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। आपने क्या किया, इसको यहाँ पे लाके स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे इसको आप छोड़ेंगे तो ये इस तरफ घूमेगा, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है 100, काइनेटिक एनर्जी है 0, क्योंकि इसमें अभी कोई इसमें रफ्तार नहीं है, कोई इसमें गति नहीं है। धीरे धीरे ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। उसके बाद जब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी कि स्पीड कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और साथ में जब ये यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीम में, तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस स्टेट की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको डिस्कवर किसने किया था, और फोटोग्राफी ऑफ मेटल को डिस्कवर किसने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑर्केस्ट्रेट जो थे उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट को, और निकोफर निपीस जो थे, निप्से जो थे, उन्होंने फोटोग्राफी ऑफ मेटल को किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, गलत आपको बताना है कि जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो जेम्स चैडविक ने करी थी, पॉजिट्रॉन की वुल्फ गैंग पॉली ने करी थी, न्यूट्रिनो की कार्ल एंडरसन ने, और पाई मेसन की जो है वो हिडेके युकावा ने करी थी। तो अगर हम देखें तो इसमें से ई वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी कार्ल एंडरसन ने करी थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वुल्फगैंग पॉली ने करी थी। इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। कोबाल्ट 61 जो है ट्रीटमेंट के कैंसर में यूज होता है। यूरेनियम 235 परमाणु की भट्टी में यानी कि एटॉमिक फर्नेस में। आयोडीन 131 गॉइटर के यानी कि घेंगा जो होता है बीमारी गले की, उसके ट्रीटमेंट में। और AS74 आपके ट्यूमर के ट्रीटमेंट में। तो अगर हम देखें कौन सा इसमें से गलत है, तो ए वाला इसमें से गलत है, क्योंकि कोबाल्ट 60 का इसमें होता है, 61 का नहीं होता, ठीक है, 60 का होता है, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली आइसोटोप्स है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मेटल, अगर मटेरियल देखें कॉपर का, तो वो कैसा उसका नेचर है, यानी कि उसका चुंबकीय पदार्थ जो तांबा है वो किस प्रकार का है, और एल्यूमिनियम किस तरीके का मेटल है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो अगर हम बात करें तो ये कॉपर जो है डायमैग्नेटिक है और जो एल्यूमिनियम है पैरामैग्नेटिक है। होते क्या है, देखिए डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, डाय माने दो, यानी कि अगर आप एक मैग्नेट ले तो आपको पता है कि इसका नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, ये हमेशा परमानेंट रहेगा। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट पोल नहीं होता है। उसको आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए एक कॉपर का टुकड़ा आपने लिया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ है, यानी कि नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, तो इस टुकड़े का नॉर्थ पोल इस तरफ बन जाएगा, साउथ पोल इस तरफ बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ पे अब नॉर्थ हो गया और यहाँ पे साउथ हो गया, टुकड़ा वही है, तो ये भी अपनी मैग्नेटिक की जो पोल है चेंज कर लेगा, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। इसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी जो चुंबकीय क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ही हल्के वो आकर्षित होते हैं, चुंबकीय उनका प्रभाव कम होता है। और फेरोमैग्नेटिक जिनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर्स होती है, जैसे आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका बेस्ट सर्वोत्तम चालक कंडक्टर कौन है, और साथ में सोडियम, पोटेशियम और मरकरी जो है किस तरीके के एलिमेंट हैं आपको बताना है। चांदी, कॉपर, सिल्वर या फिर मेटल एलिमेंट्स हैं, क्या है। तो अगर हम देखें तो सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, अच्छा। और जो घातित्व तत्व है यानी कि मेटालिक एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, ये मेटालिक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि स्मोक और क्लाउड किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, यानी कि किस कोलॉइड विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल आपको पहचानना है। तो स्मोक जो है वो सॉलिड एरोसोल का है और लिक्विड एरोसोल का क्या है, क्लाउड है। बेसिकली कोलाइड होते क्या है, देखिए क्या होता है, जब आप सस्पेंड कर देंगे फाइन पार्टिकल्स को, चाहे वो पार्टिकल सॉलिड के हों चाहे लिक्विड के हों, गैस में जब वो सस्पेंड हो जाएंगे। देखिए इसको ऐसे समझिए, लेट्स सपोज धुआं है। धुआं क्या होता है, बेसिकली हवा है
और हवा के अंदर डस्ट और स्मोक के छोटे 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 पार्टिकल्स जो है सस्पेंड होते हैं, ना वो नीचे गिरते हैं और ना वो ऊपर जाते हैं, बीच में रुके रहते हैं। ऐसे अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में हवा के अंदर क्या होता है, गैस के अंदर पानी के छोटे 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 पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड रहते हैं, तो वो लिक्विड एरोसॉल हो गया और स्मोक सॉलिड एरोसॉल हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांटम नंबर के हिसाब से आपको बताना है कि क्वांटम नंबर की संख्या जो है वो आपके शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो इसमें से पहला और यानी कि ए और डी करेक्ट है, जबकि हम एजीमुथल की बात करें तो वो सबसेल पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक जो है ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। ये दोनों ठीक है, इसलिए मोर वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको इनर्ट गैसेस को क्रमानुसार लगाना है यानी कि सबसे कम एटॉमिक नंबर से सबसे ज़्यादा, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो सबसे पहले सबसे कम वाली नियॉन होगी, उसके बाद आर्गन होगी, क्रिप्टन होगी, देन रेडॉन होगी 100। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको चुनना है, यानी कि जो विषम विकल्प है, कवक विज्ञान यानी कि जो माइकोलॉजी है उसका जो उसके फादर है वो MOP आयंगर है। उसके बाद जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है। फादर ऑफ इटायोलॉजी मार्सेलो मालपिघी है, ठीक है, औतिकी के पिता। और उसके बाद आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के TH मॉर्गन है। तो इसमें से ऑड क्या है, ए वाला ऑड है, तो ए वाला इसका ऑड है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ऑड आपको चुनना है। मोनोसेचुराइड ग्लूकोज इसमें नेचर दे रखा है, और फ्रक्टोज का जो है डाइसेचराइड है, रेफिनोज जो है वो ट्राइसेचराइड है, और सेलुलोज जो है पॉलीसेचराइड है। आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है। तो ऑड इसमें से क्या हो जाएगा, गलत वाला बी, क्योंकि जो डाइसेचराइड है वो फ्रुक्टोज नहीं है, वो सुक्रोज है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा हुआ है कि प्यूरिन बेस नहीं है, कौन सा इनमें से आपको पहचानना, और पायरीमाइडिन जो बेस नहीं है वो आपको पहचानना है इसमें से। तो यूरासिल जो है वो प्यूरिन नहीं है, और एडेनाइन जो है वो पायरीमाइडिन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्रूसीफेराई फैमिली से कौन सा इसमें से जो है प्लांट बिलोंग नहीं करता, और मालवेकी फैमिली से कौन सा इसमें से प्लांट बिलोंग नहीं करता। तो अगर हम देखें तो मस्टर्ड, लेडी फिंगर, हिबिस्कस, रेडिश में से अगर हम देखें तो हिबिस्कस जो है वो क्रूसीफेरे फैमिली से नहीं करता, और मालवी फैमिली से रेडिश नहीं करता, यानी कि मूली नहीं करती। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ग्रेन्स और उनके बोटानिकल नेम्स आपको बताने हैं। तो ओट यानी कि जो वो है उसको अबीना सातिवा बोलते हैं, मेज़ मक्का को जी माइज बोलते हैं, बकवीट यानी कि कूटू को यूरियल फेरोक्स बोलते हैं, और गोर्गानेट को, माफ़ कीजिएगा, उसको फैगोपायरम सैगिटम बोलते हैं। बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इसमें से ओट और मेज दोनों ही ठीक है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। बकवीट को एक्चुअली फैगोपायरम बोलते हैं, और गोर्गानेट को आपको यूरियल फेरोक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है विटामिन और उनके ना होने वाले जो उनके आपूर्ति अगर उनकी नहीं है तो कौन सी आपको बीमारी होगी, वो आपको बताना है। तो थाइमीन से नाइट ब्रांडलेस, राइबोफ्लिन से छोटी कम ग्रोथ यानी कि धीमी वृद्धि, नियासिन से पेलाग्रा, और कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स आपको हो सकता है। तो अगर हम देखें तो थाइमीन से नहीं होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ये किससे होती है, थाइमीन की कमी से क्या होता है, बेरी होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए की कमी से होती है। अगला देख लेते हैं। जो अर्बन क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, यानी कि शहरों में जो लिविंग क्वालिटी इंडेक्स है 2020 की IIT बॉम्बे ने निकाली है, तो उसमें जो लास्ट सिटी है वो कौन सी है। तो लास्ट सिटी मतलब दुख के साथ बोलना पड़ रहा है, पटना है, लेकिन ये जिम्मेदारी हम पे है कि हम उसको बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो चिड़ियाघर है, जू है, वो 2 स्टेट्स में अभी रिकॉग्नाइज किए हैं एनवायरनमेंट हमारे मिनिस्टर ने। वो 2 जू कौन से स्टेट में आपको मिलेंगे, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपको बताना है तमिलनाडु। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के 2 जूस को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अगला देख लेते हैं। चलिए मुझे बताइए, जू की स्थापना कौन से एक्ट के अंदर होती है, कौन सा अधिनियम है जिसके अंदर जू की स्थापना होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 26 नवंबर माफ कीजिएगा 2020 को यूनियन मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने 5 राज्यों में हनी यानी कि शहद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। तो बिहार का कौन सा इसमें से जिला नहीं आता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें से आंसर तो वैसे वेस्ट चंपारण हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट चंपारण नहीं आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट चंपारण नहीं बल्कि ईस्ट चंपारण जो है इसमें आता है। ये जो 5 राज्य हैं, चलिए आप मुझे बताइए कौन कौन से 5 राज्य हैं, 5 स्टेट्स जो इसमें ये हनी फार्मर FPO बनाए गए हैं,
उनके आपको नाम बताने। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन किए, इसके बाद के मैथ्स के क्वेश्चन है वो हम ये जो सीरीज़ है इसका जो हमारा फोकस है वो जीएस पे ही है। तो आई होप आपने क्वेश्चंस किए होंगे। अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को की ये वीडियो है, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारी पेड ग्रुप की जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।